मुरोंग बहनें एक। जब सफाईकर्मी बॉनो ने आवाज़ सुनी तो वे तुरंत मुड़ गए। तांग जेन को दौड़ते हुए देखकर उन्होंने उसे भयंकर और खून खराबे वाली आंखों से घूरा और कान फाड़ देने वाली कर्कश दहाड़ें मारी। उसी समय दोनों सफाईकर्मी बॉनो ने तेजी से दिशा बदली और तांग जेन पर जोरदार हमला कर दिया। दूसरी ओर जब लड़की ने अचानक आए घुसपैठिए तांग जेन को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने तांग जेन पर चिल्लाते हुए कहा, भागो भागो, ये राक्षस इंसानों को खा जाते हैं। लड़की के शब्द चिंता से भरे थे, जो स्पष्ट रूप से तांग जेन को जल्दी से भाग जाने का संकेत दे रहे थे। हालांकि उसकी टूटी हुई आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि उसने लंबे समय से किसी से बात नहीं की थी। तांग जेन उस लड़की की दयालुता के लिए बहुत आभारी था। वह खतरे में थी, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचा। इसलिए उसके पास चुपचाप खड़े होकर देखने का कोई कारण नहीं था। पलक झपकते ही तांग जेन ने तेजी से अपनी पिस्तौल उठाए, राक्षसों में से एक पर निशाना साधा और बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया। टकराना। तेज आवाज के साथ गोली निशाने पर लगी। गोली लगने से राक्षस दर्द से चीख उठा। उसके सिर में तुरंत एक हरा गोल छेद हो गया। कुछ देर तक तड़पने के बाद वह मर गया। गोली की आवाज से बचे हुए चारों राक्षस तुरंत स्तब्ध रह गए। वे स्पष्ट रूप से साधारण बुद्धि वाले जीव थे। अपने साथियों की अचानक मृत्यु से वे सदमे में थे। थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद उनकी आंखों में भय का एक अंश दिखाई दिया। फिर वे सब एक साथ मुड़े और भागने लगे। शायद उन्होंने पहले भी आग्नेयास्त्रों की शक्ति देखी थी, इसलिए वे इतने भयभीत थे। ये देखकर तांग जेन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बिना किसी संकोच के चारों राक्षसों की पीठ पर गोलियां चला दीं। लगातार गोलियों की बौछार के बाद चारों राक्षस जमीन पर गिर पड़े और तड़पते हुए मर गए। तांग जेन को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वह पांचों राक्षसों को इतनी आसानी से मार सका। आखिरकार उसने स्वयं इन राक्षसों की दुर्जयता का अनुभव किया था। तांग जेन ने राक्षस के शव पर एक नज़र डाली। उसके शरीर से निकलने वाले हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ को देखकर उसे थोड़ी घृणा हुई, इसलिए उसने शव की ओर देखना बंद कर दिया। उसने खाली मैगजीन को वापस हटा दिया और उसकी जगह गोलियों से भरी मैगजीन लगा दी। उसने अपनी तलवार निकाली और नीचे बैठ गया। उसने पांचों राक्षसों के मस्तिष्क के मोती निकाले और टिश्यू से अपने हाथ पोंछे। तभी वह मुड़ा और लड़की की ओर देखा। उसने उस लड़की को देखकर मुस्कुराया जिसका डर अभी कम नहीं हुआ था और पिस्तौल को अपनी कमर में रख लिया। लड़की ने लोहे का चाकू अपनी छाती पर रख दिया था। वह जमीन पर बैठ गई और रोती हुई छोटी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया, जो कांप रही थी। स्पष्ट रूप से जीवन और मृत्यु के उस भयावह अनुभव ने उसे डरा दिया था। ये देखकर तांग जेन ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और पिस्तौल की आस्तीन से कटी हथेली को हिलाते हुए मन ही मना भरी कि वह अभी भी बहुत घबराया हुआ है। हालांकि उसके लिए, जो पहली बार हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, ये पहले से ही बहुत अच्छी बात थी कि वह राक्षस को सफलतापूर्वक मार सका और गोली को आसमान में नहीं उड़ाया। लड़की को लगातार रोते देख तांग जेन ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुम पहले रोना बंद करोगी? ये जगह सुरक्षित नहीं है। क्या हमें पहले कहीं और चले जाना चाहिए? ये सुनकर लड़की का रोना बंद हो गया। उसने अपना मिट्टी से सना चेहरा पोंछा और चुपचाप तांग जेन की ओर देखकर उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वह उस प्यारी सी छोटी बच्ची को गोद में लिए आगे आगे चल रही थी, जबकि तांग जेन उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। वे दाएं बाएं मुड़ते हुए काफी दूर तक चले गए। जब वे सुनसान कारखाने के किनारे पर पहुंचे तो वह घास में उगे एक खरपतवार और एक सीमेंट के पाइप के सामने रुक गई, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति समा सकता था। लड़की ने एक बार फिर तांग जेन को हाथ हिलाकर इशारा किया और सबसे पहले अंदर चली गई। एक पल हिचकिचाने के बाद तांग जेन ने चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाली और उसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। फिर वह अंधेरे प्रवेश द्वार में रेंगकर अंदर चला गया। अपना सिर नीचे करके 10 मीटर से अधिक नीचे जाने के बाद तांग जेन के सामने लगभग 10 वर्ग मीटर का एक भूमिगत रास्ता दिखाई दिया। यहाँ का वातावरण बहुत ही साधारण था और यह उन्हें केवल हवा और बारिश से ही बचा सकता था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। इस वातावरण में लंबे समय से रह रही बहनों पर भी वही गंध थी, जिससे तांग जेन ने अनजाने में अपनी नाक ढक ली। ये देखकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। तांग जेन को एहसास हुआ कि यह अनुचित है और उसने चुपचाप अपना हाथ नीचे कर लिया। खंडहरों की दरारों से सूरज की कुछ किरणें भूमिगत स्थान में आ रही थीं। कोने में लकड़ी के भूसे से बना एक छोटा सा पलंग था। लड़की के उसे बिछाने के बाद छोटी बच्ची उस पर बैठी तांग जेन को उत्सुकता से देख रही थी। इस समय लड़की तहखाने में बने गड्ढे से रिस रहे पानी को सावधानीपूर्वक इकट्ठा कर रही थी और उसे एक कांच की बोतल में भर रही थी। तांग जेन को उत्सुकता से अपनी ओर देखते देख लड़की ने अपनी नज़रें थोड़ी सी हटा लीं। फिर उसने बोतल तांग जेन को थमा दी। जोर से चिल्लाने के कारण लड़की की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। उसने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, तुम बैठो और पानी पियो। ये सुनकर तांग जेन थोड़ा हैरान रह गया। क्या लड़की चाहती थी कि वह ज़मीन पर जमा हुआ ये गंदा पानी पी ले?
हालांकि लड़की के परिवेश के बारे में सोचते हुए तांग जेन ने यह भी अनुमान लगाया कि पानी की यह बोतल उसके लिए बहुत कीमती हो सकती है। ये सोचकर तांग जेन मुस्कुराया और इनकार में सिर हिलाया। लड़की की थोड़ी नाराजगी भरी नज़रों के सामने उसने धीरे से हाथ हिलाया और मिनरल वाटर की एक बोतल और बिस्कुट के कुछ पैकेट उठा लिए। भोजन के अचानक प्रकट होने से लड़की चौंक गई। उसने ध्यान से कुछ देर देखा और समझा कि यह भोजन ही है। फिर उसने सावधानी से पूछा, क्या आप कोई पवित्र गुरु हैं? ये पहली बार था जब तांग जेन ने दूसरों के सामने अपनी भंडारण क्षमता का प्रदर्शन किया था। वह पहले तो दिखावे के मूड में था, लेकिन जब लड़की ने उससे पूछा तो उसका दिल अचानक कांप उठा। उसे कुछ सूझा और उसने जल्दी से पूछा, पवित्र गुरुजी, क्या ये संभव है कि जिस पवित्र गुरुजी का आपने जिक्र किया है वह मेरे जैसी चीजें बना सकते हैं? हाँ, लड़की ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसकी निगाहें जमीन पर पड़े खाने पर टिकी हुई थीं। साथ ही उसने अपने सूखे होंठों को धीरे से सिकोड़ा। ये देखकर तांग जेन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। उसने बिस्कुट का एक पैकेट और पानी की बोतल उठाए और लड़की को देते हुए कहा, अगर तुम मुझे सारी अफवाहें बता दोगी तो ये सब खाना तुम्हारा है। लड़की की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसने तांग जेन को घूरते हुए पूछा, क्या आपकी बात सच है? क्या आप ये सब मुझे दे देंगे? बिल्कुल, ये सच है। तांग जेन को सहमति में सिर हिलाते देख लड़की ने तुरंत बिस्कुट का थैला खींच लिया और अपने दांतों से एक जोरदार निवाला लिया, लेकिन उसने प्लास्टिक के थैले को काट लिया। ये देखकर तांग जेन हंस पड़ा। लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने आंखें घुमाईं और तांग जेन को अनदेखा कर दिया। बगल में बैठी छोटी बच्ची को टूटा हुआ बिस्कुट देने के बाद उसने जल्दी से बचा हुआ पानी और खाना बिस्तर के पीछे छिपा दिया। ये देखकर तांग जेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सब तुम्हारा है। कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। जल्दी से यहाँ बैठो, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। लड़की ने तांग जेन की बात नहीं सुनी। उसने बस अपनी लंबी टांगों को मोड़कर बाहों से गले लगा लिया। वह छोटी बच्ची को खाना जल्दी जल्दी खाते हुए और कहानी सुनाते हुए भावहीन निगाहों से देखती रही। पता चला कि लड़की के पिता कभी एक छोटी इमारत के स्वामी थे। उस समय जब विदेशी योद्धाओं ने उस मानव निर्मित इमारत पर हमला किया जहां उसका परिवार रहता था, तो लड़की के माता पिता युद्ध में मारे गए। कुछ योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़की और उसकी बहन की जान बचाई। अगले कुछ दिनों में बचे हुए कुछ योद्धा या तो चले गए या विभिन्न कारणों से युद्ध में मारे गए। अंत में केवल वह लड़की और उसकी बहन ही जंगल में भटकती रह गईं। जिस जगह वे रहते थे उसकी खोज 1 साल पहले हुई थी। वह एक परित्यक्त भूमिगत गुफा थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसी जगह बहुत सुरक्षित नहीं थी, लेकिन चूंकि लड़की का छिपने का स्थान बहुत छिपा हुआ था और वह आमतौर पर बहुत सतर्क रहती थी, इसलिए वह वास्तव में 1 साल तक सुरक्षित रहने के लिए बहुत भाग्यशाली रही। लेकिन परसों की शाम कारखाने का ये खंडहर अचानक यहाँ प्रकट हो गया, उसके छिपने की जगह से बस कुछ ही इंच दूर। उस समय वह लगभग डर गई थी। उसने छोटी बच्ची को गले लगाया और एक कोने में दुबक गई, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, इस डर से कि कहीं वह उन भटकते राक्षसों को सचेत न कर दे। हालांकि कल दोपहर को पास की इमारत से योद्धाओं का एक समूह जबरदस्ती अंदर घुस आया। उन्होंने पहले इधर उधर भटक रहे राक्षसों को खदेड़ा और एक छिपा हुआ तहखाना खोज निकाला। उन्होंने कुछ शक्तिशाली राक्षसों से काफी देर तक लड़ाई की और अंत में उन राक्षसों को मारकर वहां से चले गए। लड़की ने युद्ध की पूरी प्रक्रिया देखी। इस दौरान आग्नेय शस्त्रों का भी प्रयोग किया गया। वहां एक ऐसा व्यक्ति भी था जो तांग जेन की तरह हवा से चीजें बनाने की विधि का प्रयोग कर रहा था। लड़की ने अन्य योद्धाओं को उस व्यक्ति को श्रीमान पवित्र गुरु कहकर पुकारते हुए सुना। उस लड़की ने पहले केवल ऐसे योद्धाओं को देखा था जो युद्ध कला का अभ्यास करते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी पवित्र गुरु को देखा था। ये देखकर कि सभी राक्षस भाग गए थे और उसकी बहन इतनी भूखी थी कि उसे असहज महसूस हो रहा था, लड़की ने बाहर जाकर भोजन खोजने का जोखिम उठाया। अत्यंत सावधानी बरतने के बावजूद भी वह छिपे हुए राक्षस की नज़र में आ गई। तांग जेन के प्रकट होने से पहले उसे लगा कि वह और उसकी बहन राक्षस का भोजन बन जाएंगी, और वह पूरी तरह से निराशा में डूब गई थी। लड़की की रुंधी हुई आवाज़ में कही गई बात सुनकर तांग जेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे इन दोनों लड़कियों के इतने दुखद भाग्य की उम्मीद नहीं थी। उसके दिल में थोड़ी सी दया जागृत हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, तांग जेन उन्हें इतनी कम उम्र में भूख और मौत के खतरे का सामना करते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा इस दुनिया में मनुष्यों की दयनीय स्थिति को समझने के बाद तांग जेन अपनी जाति को बिना कुछ किए मरते हुए देखना और भी अधिक अरुचिकर था। अपनी पुरानी यादों में डूबी हुई उस लड़की को देखकर तांग जेन ने अनायास ही पूछा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी आंखों पर पड़े बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया और फुसफुसाते हुए कहा, मेरा नाम मुरुंगजियान है और मेरी बहन का नाम जियू है। जी हाँ, नमस्कार अंकल, मैं जियू हूँ। बगल में बैठी छोटी बच्ची ने सिर हिलाया और स्पष्ट स्वर में बोली।
कुपोषण के कारण पीले पड़ चुके उसके बालों के नीचे उसकी चंचल आंखें तांग जेन को देख रही थीं। मुझे भाई कहो, मेरा उपनाम तांग है। ये सुनकर तांग जेन मुस्कुरा उठा। जंगल में संघर्ष कर रही और एक दूसरे का सहारा ले रही दोनों बहनों को देखकर तांग जेन के मन में अपनेपन की गहरी भावना जागृत हुई। इससे उसे अपनी बहन के साथ बिताए बचपन के पल याद आ गए। इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों के नाम बहुत अच्छे और सुंदर हैं। ये सुनकर मुरोंग जियान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बहन के सूखे बालों को छुआ, मानो वह चिंताओं से भरी हुई हो। कुछ देर बाद मुरोंग जियान थोड़ी असमंजस में दिखीं। उन्होंने अपने होंठ सिकुड़े और तांग जेन की ओर मुड़कर देखा। उन्होंने विनती भरे लहजे में कहा, क्या आप रुक सकते हैं? मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। तांग जेन को उम्मीद नहीं थी कि मुरोंग जियान अचानक ऐसा कहेगी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर उसने मुरोंग जियान का इरादा समझ लिया। वह बस अपने और अपनी बहन के लिए किसी भरोसेमंद साथी की तलाश में थी। हालांकि तांग जेन मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने मुरोंग जियान की अपनी बहन को दी गई प्रेम भरी निगाहों को देखा तो उसने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। आखिरकार वह एक कमजोर महिला थी जिसकी बहन अज्ञानी थी। इस अराजक और खतरनाक दुनिया में वे कैसे जीवित रह सकती थीं? शायद किसी बलवान पुरुष पर भरोसा करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। भले ही मुरोंग जियान इसे सौदेबाजी समझती थी, फिर भी वह इसके लिए तैयार थी। तांग जेन ने धीरे से सिर हिलाते हुए भाग्य की निर्ममता पर आह भरी, लेकिन मुरोंग जियान ने इसे गलत समझा। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। मुरोंग जियान अचानक उस पर झपटी। तांग जेन के संभलने से पहले ही उसने उसकी हथेली पकड़ ली, अपने कपड़े उतार दिए और उसका हाथ अपनी नंगी छाती पर रख दिया। मुरोंग जियान ने तांग जेन का बड़ा हाथ अपनी नंगी छाती पर रखते हुए सीधे तांग जेन की ओर देखा और विनती की, मैं खाना बना सकती हूँ, आपके साथ सो सकती हूँ और यहाँ तक कि आपके बच्चे को जन्म भी दे सकती हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक औरत कर सकती है। रुकिए, कृपया रुकिए। बिसाता खाना। मुरोंग जियान की हरकत से तांग जेन का शरीर अकड़ गया। उसने सहज ही हाथ से उसे पकड़ा और महसूस किया कि वह बेहद नर्म है। उसके सामने बैठी लड़की शर्म से लाल हो गई और दर्द से कराह उठी। जब तांग जेन को अपनी हथेली में मांस का नर्म गोला महसूस करने के बाद होश आया तो उसकी निगाहें बहुत शांत थीं। लड़की की हरकत ने उसे चौंका दिया, लेकिन लड़की के इरादे के बारे में सोचने के बाद वह उस लड़की के बारे में गंदे विचार नहीं रख सकता था जो गंदगी से लथपथ थी लेकिन जिसका दिल साफ था। और एक बच्चे के सामने इस तरह की हरकत करने की तो बात ही क्या थी। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर तांग जेन को अपने बचपन के अनुभव याद आ गए। उस समय वह और उसकी बहन बहुत भूखे और परेशान थे। उसकी बहन ने बदनामी वाले एक परिवार से सूखी मूली चुरा ली। अंत में उसे दुकान की मालकिन ने मौके पर ही पकड़ लिया। अपनी बहन को कपड़े से पकड़कर उस शातिर औरत द्वारा थप्पड़ मारते देख तांग जेन पागलों की तरह दौड़ा और उस औरत को धक्का देकर दूर कर दिया। उसने अपनी बहन को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन उस औरत और उसके बेटे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। औरत ने उसे मारते हुए गाली दी, अरे अनाथ छोटे भिखारी। तांग जेन बुरी तरह पिट गया था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बहन को मार नहीं पड़ी थी और उसे ढेर सारी सूखी मूली भी मिल गई थी। उसे आज रात भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान मुरोंग जियान उस समय उनसे कितनी मिलती जुलती थीं। हल्की मुस्कान के साथ उसने मुरोंग जियान को छोड़ने का इशारा किया और धीरे से उसे नीचे दबा दिया जब तक कि वह जमीन पर बैठ नहीं गई। मुरोंग जियान के लंबे बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए तांग जेन ये देखकर हैरान रह गया कि हालांकि इस लड़की का चेहरा कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन उसकी असली सुंदरता निश्चित रूप से मनमोहक थी, खासकर उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली वह हठधर्मिता और मातृत्व की आभा। तांग जेन को पता था कि भविष्य में उन दोनों के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इस समय नहीं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन ये किसी प्रकार का लेन देन नहीं है। क्या आप समझते हैं? इस तरह का नग्न सौदा वेश्यावृत्ति करने से कम नहीं था। तांग जेन को ये पसंद नहीं आया। तांग जेन ने बड़ी विनम्रता से शांत स्वर में कहा, मेरा नाम तांग जेन है। आगे से मुझे भाई तांग कहकर बुलाए। मुस्कुराते हुए तांग जेन को देखकर मुरोंग जियान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। तांग जेन का वादा मिलने के बाद उसकी पहले से ही भ्रमित आंखों में आशा की एक किरण जगी। हालांकि अभी उसने जो किया वह जल्दबाजी भरा था, लेकिन अगर उसे सब कुछ दोबारा करने का मौका दिया जाए तो वह बिना किसी झिझक के ऐसा करने की कोशिश करेगी। कोई चारा नहीं था। कभी राजकुमारी की तरह जीवन बिताने वाली वह ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि हठ और आत्मसम्मान से न तो उसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति मिलेगी, न ही उनका पेट भरेगा और न ही उन्हें हर जगह मौजूद खतरे से बचाया जा सकेगा। उसने ये सब अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए किया था। अगर उसे कुछ पाना होता तो स्वाभाविक रूप से उसे कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता। वह बस इतना ही दे सकती थी। भले ही परिणाम मनचाहा न रहा हो, उसे कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार उसकी मौजूदा जीवन स्थिति को बदलने के बहुत कम मौके थे।
ये तो केवल भाग्य के भरोसे ही संभव था। मौका पलक झपकते ही हाथ से निकल गया, लेकिन मुरोंगजियान ने उसे सफलतापूर्वक भुना लिया। उसे मानना ही पड़ा कि वह बहुत समझदार और निर्णायक थी। मुरोंगजियान ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और भावुक हो गई। इस आदमी के आने से उसके और उसकी बहन के बचने की संभावना बढ़ जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जब से तांग जेन ने उसे राक्षस से बचाया था, उसने अपना मन बना लिया था। आखिरकार जंगल में इंसानी जिंदगियां सबसे बेकार चीज थीं। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस वह और उसकी बहन जिंदा रह सकें। मुरोंगजियान को देखकर, जो पहले एक घायल मादा भेड़िए की तरह अपने बच्चे की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब एक असहाय बिल्ली के बच्चे की तरह शांत थी, तांगजेन को वे कठिन दिन याद आ गए जब वह और उसकी बहन एक दूसरे का सहारा थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसका थोड़ा खुरदुरा छोटा हाथ पकड़कर उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। मुरोंगजियान का शरीर फिर से कांप उठा, लेकिन वह आज्ञाकारी होकर बैठ गई। तांगजेन ने इस अकेली और जिद्दी लड़की को गले लगा लिया। भले ही उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप उसे वैसे ही गले लगाया जैसे वह अपनी बहन को गले लगाता था, जिससे उसके पतले और कमजोर शरीर को थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। जीवन आसान नहीं था और लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता था। अप्रत्याशित रूप से जब मुरोंगजियान ने उसे गले लगाते हुए देखा तो उसे अचानक अपने माता पिता के साथ बिताए सुखद दिन याद आ गए। उसने तांगजेन की गर्दन को गले लगाया और धीरे धीरे सिसकियां लेने लगी। उसके दुख भरे आंसू मानो कभी खत्म नहीं होने वाले थे। अभी अभी तांगजेन के सामने अपना रवैया जाहिर करने के बाद मुरोंगजियान ने तांगजेन को अपना आदमी मान लिया था। इस समय वह उस आदमी की बाहों में समा गई और अपने सारे दुख दर्द भुला दिए। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। देखो तो सही, तुम बिल्ली की तरह रो रही हो। अरे वाह, जियू भी रो रही है। तांगजेन ने जल्दी से उन दोनों को समझाया। उसकी दयनीय हालत देखकर मुरोंगजियान आंसुओं के बीच हंस पड़ी। वह शर्माते हुए मुड़ी और अपने चेहरे से आंसू पोंछे। फिर वह दौड़कर छोटी जियू को दिलासा देने लगी, जो भीड़ के साथ रो रही थी। ये दृश्य बहुत ही मार्मिक था, लेकिन साथ ही बहुत ही क्रूर भी था। फूलों की तरह खूबसूरत दिखने वाली उन दोनों बहनों ने उस उम्र में बहुत अधिक कठिनाई और पीड़ा सहन की थी, जिस उम्र में उन्हें सुरक्षा और लाड़ प्यार मिलना चाहिए था। अपना भविष्य उस पर सौंपने वाली दोनों बहनों को कोमल दृष्टि से देखते हुए तांगजेन को लगा कि यह सब कुछ अप्रत्याशित था। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा उस पर रखे गए भरोसे ने उसकी मानसिकता में थोड़ा बदलाव ला दिया। आरंभ में वह स्वयं को इस संसार में एक राहगीर की तरह समझता था। अपनी आस्तीन हिलाकर वह केवल अपनी इच्छानुसार धन दौलत ले लेता था, लेकिन अब उसके कंधों पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी और चिंता आ गई थी। मुस्कुराती हुई छोटी जियू को देखकर तांगजेन धीरे धीरे उसके पास गई। वह उस प्यारी सी बच्ची को चिढ़ाना चाहती थी। दुर्भाग्य से बच्ची अजनबियों से थोड़ी डरती थी। तांगजेन को आते देख उसने अनजाने में ही एक तरफ हट गई और उसकी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें फिर से नम हो गईं। जनरल स्टोर दो, ये देखकर तांगजेन ने कंधे उचका दिए और उस छोटी बच्ची को चिढ़ाने का इरादा छोड़ दिया। इसके बजाय वह बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। इस दुनिया में हुए बदलावों ने तांगजेन को चौंका दिया। हालांकि उसने कियान लॉन्ग से कुछ इसी तरह की स्थितियों का वर्णन सुना था, फिर भी उसे खुद देखकर ही यकीन हुआ। छिपे हुए खतरे ने उसे और भी सतर्क कर दिया। अब जबकि उसके हाथ में केवल एक पिस्तौल थी और गोला बारूद बहुत सीमित था, तो जाहिर तौर पर उस पर अपनी पूरी जान दांव पर लगाना उचित नहीं था। यद्यपि उसने पहले से जो तलवारें और धनुष तैयार किए थे वे भी घातक थे, लेकिन उनमें कुशल संचालन कौशल की कमी थी। भयंकर राक्षसों के समूह से निपटने में वे निश्चित रूप से अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकते थे। जब कोई एक व्यक्ति राक्षसों के समूह से लड़ता है तो उसके हाथ में मौजूद हथियार का पूर्ण रूप से प्रभावी होना और उसकी युद्ध क्षमता का अत्यधिक होना आवश्यक होता है। अन्यथा विरोधी पक्ष केवल संख्या बल के बल पर ही उसे पराजित कर सकता है। गहरी सोच में डूबे तांगजेन को देखकर मुरोंग बहनें चतुराई से एक तरफ छिप गईं और चुपचाप उन्हें गहरी सोच में डूबते हुए देखती रहीं। जब से उसने अपना फैसला लिया था, इसका मतलब था कि उसके सामने खड़ा आदमी ही भविष्य में उसका एकमात्र सहारा होगा। मुरोंगजियान थोड़ी घबराई हुई और उम्मीद से भरी थी, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा दुख भी महसूस हो रहा था। इस अराजक दुनिया में वह निश्चित रूप से अपनी ताकत से खुद को और अपनी बहन को बचा नहीं सकती थी, लेकिन यह आदमी जो अपने हाथ के एक इशारे से 5 राक्षसों को मार सकता था, उसने उसे सुरक्षा की एक ऐसी जबरदस्त भावना दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह आदमी बहुत ताकतवर है और इसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके मुझे डराया धमकाया नहीं। शायद मेरा चुनाव गलत नहीं था। जैसे जैसे मुरोंगजियान इस बारे में सोचती गई, तांगजेन पर उसकी नज़रें और भी कोमल होती गईं। ये दिन तांगजेन और मुरोंगजियान के बीच रुक रुक कर हुई बातचीत में बीता। इस दौरान तांगजेन ने दुनिया भर के बारे में कई तरह की विस्तृत जानकारियां पूछीं, लेकिन मुरोंगजियान को भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि मुरोंगजियान एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। वह ये कि उन इमारतों में असाधारण जादुई शक्तियां थीं।
इसके अलावा कुछ पौराणिक इमारतों का आकार तो महाद्वीप से भी कम नहीं था। बेशक मुरोंगजियान को महाद्वीप शब्द का पता नहीं था। उसने जो वर्णन किया वह ये था कि तेज घोड़े पर सवार होकर इमारत से बाहर निकलने में महीनों लग जाएंगे। ये सुनकर तांग जेन दंग रह गया। आखिर इतनी विशाल इमारत का आकार वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल मुरोंगजियान को ज्यादा कुछ पता नहीं था। अगर उसके पिता एक समय भवन निर्माण के मालिक न होते तो शायद उसे और कुछ पता ही न होता। हालांकि तांग जेन को कोई आपत्ति नहीं थी। आज उसे जो जानकारी मिली थी वह पहले से ही काफी चौंकाने वाली थी। उसे विश्वास था कि जैसे जैसे वह चरण दर चरण खोजबीन करेगा उसे अंततः इस दुनिया की सभी प्रासंगिक जानकारी समझ में आ जाएगी। रात पलक झपकते ही बीत गई। जब वे अगले दिन उठे तो बहनें अभी भी कोने में गहरी नींद में सो रही थीं। जाहिर है तांग जेन के साथ होने से वे चैन से सो सकते थे। तांग जेन ने मन ही मन आह भरी और सो रही मुरोंगजियान को जगाया। उसने उसे बताया कि वह 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा है और उन्हें अगले 2 दिनों तक बाहर न जाने का निर्देश दिया। कुछ खाना छोड़कर तांग जेन बहनों की चिंतित निगाहों के बीच तहखाने से बाहर निकला और घुमंतू बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में तांग जेन का सामना कुछ भटकते राक्षसों से हुआ, लेकिन उसने उन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सावधानीपूर्वक उनसे बचते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसके सामने घुमंतू बाजार दिखाई दिया। कुछ घुमंतू बाजार के द्वार से अंदर बाहर आ जा रहे थे। जब तांग जेन अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो एक योद्धा जिसने लंबी तलवार और साधारण चमड़े का कवच पहन रखा था ने उसका रास्ता रोक दिया और बाजार में प्रवेश करने का शुल्क मांगा। तांग जेन ने अपनी जेब से एक अस्थि पत्र निकाला। ये वही प्रमाण पत्र था जो उसे और कियान लॉन्ग को पिछली बार मन का सौंपते समय मिला था। इसके तहत वह यहाँ 1 महीने तक रह सकता था। द्वार पर पहरा दे रहे योद्धा ने अस्थि पत्र देखा तो उसे याद दिलाया कि वह इसे अपनी कमर में बांध ले और उसे बाजार में प्रवेश करने दिया। दिन के समय बाजार में काफी चहल पहल थी। सड़क के दोनों ओर लोग जमीन पर बैठे हुए थे। उनके सामने व्यापार के लिए सामान के ढेर लगे थे। एक स्टॉल के पास से गुजरते हुए तांग जेन ने हैरानी से देखा कि वहां मुर्गियों जैसे दिखने वाले कुछ पक्षियों को पिंजरों में पाला जा रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि ये जंगली मुर्गियां हैं जिन्हें जाल में फंसाकर पकड़ा गया है। तांग जेन ने मन ही मन सोचा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैं जंगली मुर्गे और पाले हुए मुर्गे में फर्क भी नहीं कर सकता? हालांकि जब उसे याद आया कि यह उसकी मूल दुनिया नहीं है तो उसने इस समस्या पर और ध्यान नहीं दिया। मुर्गियों जैसी दिखने वाली इन जंगली मुर्गियों के अलावा बाड़े में कुछ पक्षी भी रखे गए थे। इनमें से अधिकतर पक्षियों को जाल में पकड़ा गया था। कुछ को तीर कमान से मार गिराया गया था। बगल में कुछ जंगली जानवर थे जिन्हें तांग जेन पहचान नहीं पाया। उनमें से अधिकतर को साफ सुथरा कर दिया गया था और उन्हें बेचने के लिए रखा गया था। तांग जेन ने चारों ओर देखा और उसे कुछ उपयोगी वस्तुएं मिलीं। हालांकि उसे उन्हें बदलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह सीधे सराय की ओर चला गया। सराय में प्रवेश करने के बाद उसे कियान लॉन्ग नहीं मिला। उसने सराय मालिक से पूछा और पता चला कि वह सामान बेचने बाहर गया है। तांग जेन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने अभी अभी कियान लॉन्ग को सड़क पर नहीं देखा था। आखिर वह दुकान लगाने कहाँ गया? दोबारा पूछने पर उसे पता चला कि कियान लॉन्ग जहां सामान बेचता था वह बाजार में स्थित किराने की दुकान थी, न कि सड़क किनारे की कोई छोटी सी दुकान। सराय मालिक के निर्देशानुसार तांग जेन जल्दी ही एक अपेक्षाकृत ऊंचे मकान के सामने पहुंच गया। उसकी दीवार पर धुएं के रंग का भूरा पेंट किया हुआ था, जिससे वह आसपास के मकानों की तुलना में अधिक आकर्षक लग रहा था। तांग जेन ने दरवाजे पर पहरा दे रहे हटे कट्टे आदमी पर एक नज़र डाली और अंदर चली गई। घर में प्रवेश करते ही उसके सामने की रोशनी अचानक कम हो गई। सौभाग्य से वह जल्दी ही वातावरण के अनुकूल हो गया और घर की सजावट को स्पष्ट रूप से देख पाया। घुमंतू बस्ती में सड़कों पर लगे साधारण स्टॉलों की तुलना में इस दुकान में मिलने वाली वस्तुएं कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता की थीं। घुमंतू लोग जंगली इमारतों से कई संसाधन खोजते थे और कुछ सामान इमारत से ही प्राप्त किए गए थे। यहाँ मिलने वाली वस्तुओं में भोजन, कपड़े, साथ ही आवास और यात्रा संबंधी वस्तुएं शामिल थीं, लेकिन वे सभी बहुत महंगी थीं। इस समय कियान लॉन्ग दुकान के काउंटर के सामने खड़ा था। जब उसने तांग जेन को देखा तो वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। क्या वापस जाने का रास्ता सुरक्षित है? मैंने सुना है कि आसपास के राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पास में एक जंगली इमारत भी है। उसके अंदर के राक्षस भी बहुत शक्तिशाली हैं। कियान लॉन्ग ने आत्मविश्वास से बात की, जबकि तांग जेन ने समय समय पर जवाब दिया। काउंटर के पीछे वाले कमरे से एक हट्टा कट्टा वेटर बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा एनामेल का कटोरा था। उसके अंदर सफ़ेद मोतियों का एक बड़ा ढेर था जिनसे हुआ हुआ की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर तांग जेन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सीधे मोतियों की ओर देखा। उसके शरीर में उठ रही तीव्र इच्छा ने उसे इन सभी मोतियों को एक ही बार में निगलने के लिए मजबूर कर दिया।
ये वही कीमत है जिस पर हमने चर्चा की थी। कुल मिलाकर 400 लेवल 1 सफ़ेद ब्रेन बीड्स हैं। इन्हें गिन लीजिए। वेटर ने माला कियान लॉन्ग को सौंप दी, लेकिन कियान लॉन्ग उन सभी मालाओं के सामने सचमुच बेबस था। उसने तांग जेन की ओर देखा और पाया कि तांग जेन ने सिर हिलाया और फिर गिनने के लिए कटोरा उसे सौंप दिया। मोतियों की संख्या सही होने की पुष्टि करने के बाद वे दोनों मुड़ने और किराने की दुकान से निकलकर उस सराय में लौट गए जहां वे पहले ठहरे थे। उन दोनों के जाने के बाद एक बेहद साधारण दिखने वाला घुमक्कड़ किराने की दुकान से उनके ठीक पीछे निकला। उसने तांग जेन और उसके साथी की ओर तिरछी नजरों से देखा, दो बार तिरस्कार भरी मुस्कान दी और पास ही बनी एक मिट्टी की झोपड़ी में प्रवेश कर गया। हथियार की दुकान और घात लगाकर हमला। सराय के कमरे में तांग जेन और कियान लॉन्ग बातें कर रहे थे। कियान लॉन्ग के अनुसार वह पिछले 2 दिनों से तांग जेन द्वारा छोड़े गए भोजन को बेचने में व्यस्त था। सामानों की तुलना करने के बाद उसने अंततः इन उत्कृष्ट खाद्य पदार्थों को इस किराने की दुकान को बेचने का फैसला किया क्योंकि यहाँ सबसे अधिक कीमत मिल रही थी। अंत में तांग जेन का खाद्य तेल, जिसकी इस दुनिया में कोई खास कीमत नहीं थी, परलोक में अच्छी कीमत पर बिक गया। आखिरकार इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ मसाला ही तो था। उस वैकल्पिक दुनिया के मूल निवासियों के लिए इन मसालों से पकाए गए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे। जब वह बोल रहा था, कियान लॉन्ग ने मन के तांग जेन को सौंप दिए। तांग जेन ने उनमें से 100 मोती निकाले और कियान लॉन्ग को दे दिए। कियान लॉन्ग ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया, लेकिन तांग जेन ने फिर भी उसे जबरदस्ती ले लिया। उसे इन मोतियों की परवाह नहीं थी, उसे कियान लॉन्ग की चिंता थी। कियान लॉन्ग ने अनिच्छा से ये मस्तिष्क की मन के स्वीकार किए और कहा कि उसे ये उपकरण पसंद आ गए हैं। अब जब उसके पास ये मन के हैं तो वह बाद में हथियार की दुकान से इन्हें खरीद लेगा। तांग जेन ने कहा, खैर हम तो आज़ाद हैं, क्यों न हम कस्बे में स्थित हथियार की दुकान पर जाकर देख लें। तांग जेन भी अवलोकन करने का इरादा रखता था। आखिर हथियारों की कीमत इतनी अधिक थी, ये कहना झूठ होगा कि उसे लालच नहीं हुआ। अब वह इस अवसर का लाभ उठाकर अवलोकन कर सकता था। कियान लॉन्ग भी इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वे तुरंत आगे बढ़ गए। दोनों के एक साथ सराय से बाहर निकलने के बाद वे उस अव्यवस्थित सड़क पर चलने लगे और जल्दी ही किराने की दुकान के सामने वाली सड़क के पास स्थित हथियार की दुकान पर पहुंच गए। हथियार की दुकान का नाम ब्लेड था और वह एक अजीब भाषा में लिखा हुआ था। कियान लॉन्ग उस भाषा को नहीं जानता था, लेकिन उसने दूसरों से उसका नाम सुना था। तांग जेन को याद आया कि मोबाइल फ़ोन के ऐप स्टोर में एक स्वचालित भाषा अनुवाद और टेक्स्ट ट्रांसफ़र ऐप था। इसे डाउनलोड करने की कीमत 10,000 सोने के सिक्के थी। उसने सोचा कि जब उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे तो वह इसे डाउनलोड करके इसका असर देख सकता है। ये हथियार की दुकान सड़क के सामने थी। लकड़ी के हथियारों के रैक की कई कतारें थीं, जिन पर बहुत सी तलवारें और हथियार लटके हुए थे, जो सूरज की ठंडी रोशनी में चमक रहे थे। अंदर लकड़ी की अलमारियों पर कई तरह के कवच रखे थे। कमी ये थी कि वे देखने में सुंदर नहीं थे। हथियारों की दुकान के सबसे अंदरूनी हिस्से में तांग जेन ने दीवार पर लटके हुए कुछ आग बुझाने वाले फावड़े, साथ ही काउंटर पर रखी एक कटार और एक फ्लिंटलॉक पिस्तौल भी देखी। उन्होंने इन हथियारों का परीक्षण किया। इनकी धारें तेज थीं, वजन मध्यम था और गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। तांग जेन को ध्यान से देखते हुए देखकर कियान लॉन्ग ने कहा, ये सभी साधारण हथियार हैं, लेकिन इनकी कीमत कम नहीं है। साधारण घुमक्कड़ इन्हें खरीद नहीं सकते। तांग जेन ने छिपे हुए अर्थ को समझ लिया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, ये सभी हथियार काफ़ी अच्छे हैं। तो आपके अनुसार इनसे भी बेहतर हथियार मौजूद हैं? बिल्कुल, लेकिन हम जैसे आम घुमक्कड़ इसके संपर्क में नहीं आ सकते। कियान लॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा, इस तरह के हथियार को दानवी हथियार कहते हैं। इसे 9 भागों में बांटा गया है। इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्रियां बहुत दुर्लभ और कीमती हैं, इसलिए इसमें एक अनोखी क्षमता है। कारीगर इसे एक विशेष गुण मानते हैं। इस तरह के हथियार की कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन ये पहचान और शक्ति का प्रतीक भी है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तब तक वे हथियार की दुकान में प्रवेश कर चुके थे। चारों ओर देखने पर हथियार की दुकान के पिछवाड़े में कुछ लोहार लोहे के हथौड़े लहराते हुए और भट्टी की रखवाली करते हुए, बारिश की तरह पसीने से तरबतर होकर, लाल लोहे की छड़ों को निहाई पर पीटकर तलवारों का आकार दे रहे थे। उनके साथ 10 से अधिक सहायक मौजूद थे। स्टोव में हथियार भी रखे हुए थे, लेकिन बाहर रखे हथियारों की तुलना में ये हथियार बेहतर दिख रहे थे। तांग जेन ने एक लंबी और पतली तलवार निकाली और उसे देखा। उसने पाया कि इस तलवार का ब्लेड लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा था। इसका मूठ और आवरण अत्यंत उत्कृष्ट थे और ब्लेड की दर्पण जैसी सतह इतनी पॉलिश की गई थी कि उसमें किसी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। हाथ में इसे घुमाना भी बहुत सहज था और ठंडी रोशनी बिखेरती हुई इसकी धार बेहद तेज लग रही थी। तांग जेन को ये तलवार बहुत पसंद आए, इसलिए उसने वेटर से इसकी कीमत पूछी। दूसरे पक्ष ने जवाब दिया, 280 सफ़ेद दिमागी मोती। ये कीमत सुनकर तांग जेन अवाक रह गया।
मस्तिष्क की मन के उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए एक अच्छा हथियार होना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। हालांकि मस्तिष्क की मनकों का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक था, इसलिए तांग जेन ने आह भरकर उन्हें वापस रख दिया। वह मुड़ा और कियान लॉन्ग की ओर देखा। यह आदमी एक छोटे धनुष से खेल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह इसे छोड़ने को तैयार न हो। छोटे धनुष का शरीर किसी अज्ञात पदार्थ से बना था। ये बैंगनी और लाल रंग का था, लेकिन इसकी सतह पर हरी रेखाएं बनी हुई थीं, जो मध्याह्न रेखाओं जैसी लग रही थीं। धनुष की काली डोरी अत्यंत लचीली प्रतीत होती थी और उसे संभालते समय हाथ कटने का कोई खतरा नहीं था। कियान लॉन्ग ने इसे खींचने की कोशिश की। ये थोड़ा मुश्किल था और देखने में काफी भारी लग रहा था। ये देखकर तांग जेन मुस्कुरा उठा। तो कियान लॉन्ग यही चाहता था। उसके पास भंडारगृह में धनुष बाण का एक सेट पड़ा था। गुणवत्ता के लिहाज से ये कियान लॉन्ग के मौजूदा धनुष से बेहतर तो नहीं थे, लेकिन कम से कम उसे पैसे खर्च नहीं करने पड़े। इस छोटे धनुष को देखकर साफ था कि यह महंगा होगा। संभवतः कियान लॉन्ग सिर्फ मनोरंजन के लिए आया था। वह धनुष बाण का वह सेट बाद में सीधे कियान लॉन्ग को दे देगा। अगली बार लौटने पर वह तैयारी के लिए कुछ और सेट खरीद लेगा। शायद उसे कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाए। ये सोचते ही तांग जेन ने तुरंत अनिच्छुक कियान लॉन्ग को पीछे खींच लिया और उससे कहा कि वह उसे बाद में इससे कुछ बेहतर धनुष देगा। ये सुनकर कियान लॉन्ग की आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही उसे संदेह भी हुआ। फिर भी वह तांग जेन के साथ हथियार की दुकान से निकल गया। बाजार में सड़क किनारे एक दुकान के पास से गुजरते हुए तांग जेन ने कुछ पैसे खर्च करके वे सभी गहने खरीद लिए जो उसे पहले पसंद आए थे। फिर उसने उन्हें चुपके से अपने भंडारगृह में रख दिया। सराय के कमरे में लौटने के बाद तांग जेन ने पहले कियान लॉन्ग को मुरोंग बहनों के बारे में बताया और फिर उसे बताया कि वह एक इमारत बनाना चाहता है। तांग जेन के विचारों को देखकर कियान लॉन्ग दंगम हो गया। उसके मन में यह बात बैठी हुई थी कि किसी इमारत में रहना ही मुश्किल है, इमारत बनवाना तो दूर की बात है। क्या तांग जेन सही सोच रहा था? क्या आप वाकई एक इमारत स्थापित करना चाहते हैं? कियान लॉन्ग हकलाते हुए तांग जेन को घूरने लगा। बेशक मैं गंभीर हूं और मन बना लेने के बाद मैं बीच में हार नहीं मानूंगा। दोस्त, क्या तुम मेरे साथ इस शानदार उपलब्धि को पूरा करने में दिलचस्पी रखते हो? कियान लॉन्ग थोड़ा चिढ़ गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर हल्के व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम पागल हो, लेकिन मुझे इसे आजमाने की इतनी इच्छा क्यों हो रही है? बकवास बंद करो। क्या तुम इसे करने वाले हो या नहीं? भाड़ में जाए सब। अगर इमारत का निर्माण विफल हो जाता है तो सबसे बुरा परिणाम केवल मृत्यु ही होगी। मैं इसे करूंगा। ऐसी निराशाजनक बातें मत कहो। सच कहूं तो अगर मुझे कोई इमारत बनानी हो तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाऊंगा। फिर मैं उन सभी विदेशी जातियों की इमारतों को ध्वस्त कर दूंगा। ये सुनकर कियान लॉन्ग ने अपनी आंखें घुमाईं। उन विदेशी जातियों द्वारा निर्मित इमारतों को ध्वस्त कर दो? हा हा, तुमने उन विदेशी जाति के योद्धाओं की भयावहता नहीं देखी है। अब मुझे यकीन है कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। हालांकि कियान लॉन्ग को लग रहा था कि तांग जेन आग से खेल रहा है, लेकिन चूंकि वह पहले ही तांग जेन की निर्माण योजना में शामिल हो चुका था, इसलिए वह गंभीर हो गया। उन दोनों ने आधारशिला प्राप्त करने, इमारत बनाने के स्थान, इमारत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने और इमारत बन जाने के बाद राक्षस के हमले का सामना करने के तरीकों पर चर्चा शुरू की। तभी तांग जेन को एहसास हुआ कि इमारत बनाने के लिए अभी भी बहुत सी तैयारियां करनी बाकी हैं। इसके अलावा कई मामलों में उसे अभी भी कुछ पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसका शुरुआती विचार थोड़ा सरल था। सौभाग्यवश अब एक प्रारंभिक योजना तैयार थी। उन दोनों को बस उस योजना को अमल में लाना था जिस पर उन्होंने चर्चा की थी। एक इमारत बनाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए शुरुआती दौर में इसे गुप्त रखना जरूरी था। वरना अगर कोई बदमाश उन्हें निशाना बना लेता तो काफ़ी परेशानी हो जाती। इस लिहाज से ये कस्बा ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। उन दोनों और मुरोंग बहनों को जल्द से जल्द एक नया ठिकाना ढूंढना था। हालांकि छोटे कस्बे में रहना फ़ायदेमंद भी था। यहाँ व्यापार करना सुविधाजनक था और वे राक्षसों के हमलों से बच सकते थे तथा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा ये स्थान एक इमारत के करीब था और समय समय पर कारवां बाजार से व्यापार करने आते थे। तांग जेन ने जांच करने के लिए इमारत में प्रवेश करने का अवसर भी तलाशने की कोशिश की। हालांकि जिस कारखाने में मुरोंग बहनें रहती थीं, वहां उन्हें भी ठहराया जा सकता था, लेकिन तांग जेन को डर था कि कहीं इस मनहूस जगह का पता राक्षसों को न चल जाए, इसलिए वह दोनों बहनों को अपने साथ ले जाएगा। कियान लॉन्ग से आदर्श भवन स्थान के बारे में पूछने के बाद कियान लॉन्ग को एक ऐसी जगह याद आई जो छिपी हुई थी, जिसकी रक्षा करना आसान था और जिस पर हमला करना मुश्किल था। ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। वह स्थान कभी घुमंतु लोगों के एक समूह द्वारा गठित लूटपाट करने वाले दल का शिविर हुआ करता था। वहाँ सैकड़ों लोग रहते थे और जो भी घुमंतु उस स्थान के बारे में जानते थे वे जानबूझकर उससे दूर रहते थे। बाद में उसे पता चला कि उस बदकिस्मत हमलावर दल को वहाँ से गुजर रहे एक शक्तिशाली राक्षस ने मार डाला था।
तब से वह घाटी वीरान पड़ी थी। कियान लोंग को भी संयोगवश उस शिविर का पता चल गया था। बाद में लूटपाट करने वाले दल के मारे जाने के बाद वह भी कुछ उपयोगी संसाधनों की तलाश में एक बार वहां गया। दुर्भाग्य से उस जगह को पहले आए घुमंतु लोगों ने बहुत पहले ही पूरी तरह से लूट लिया था। चूंकि उपयुक्त स्थान उपलब्ध था, इसलिए तांग जेन को स्वाभाविक रूप से एक नज़र डालने का अवसर मिल जाता। हालांकि उन्होंने फिर भी किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए पहले मुरोंग बहनों को वापस लाने का फैसला किया। इसलिए वे दोनों घुमंतु बस्ती छोड़ने के बाद तुरंत निकल पड़े और सीधे उस सुनसान कारखाने की ओर चल दिए। कस्बे से निकलने के कुछ ही समय बाद जब वे दोनों सूखे लताओं के जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दी। तांग जेन ने ऊपर देखा तो पाया कि वह एक कबूतर जैसी दिखने वाली चिड़िया थी। वह काफ़ी मोटी लग रही थी। पक्षियों से भरे पेड़ों को देखते हुए तांग जेन ने मुड़कर अनायास ही पूछा, आपने कहा था कि आपको अक्सर भूख लगती थी। क्या आप आमतौर पर इन पक्षियों का शिकार करके नहीं खाते? कियान लोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, किससे? धनुष और बाण से। मेरे पास तो धनुष और बाण नहीं हैं। तो फिर क्या तुम खुद नहीं बना सकते? तांग जेन ने पूछा। कियान लोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने जो धनुष और बाण बनाए हैं उनकी मारक क्षमता बिल्कुल बेकार है। उनकी मारक क्षमता बहुत सीमित है और उनकी शक्ति बहुत कम है। ये सुनकर तांग जेन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी इसका परिचय देखा हो। असल में धनुष बनाना बहुत जटिल काम था। ये बांस का डंडा लेकर रस्सी बांधने जितना आसान नहीं था। हालांकि इस दुनिया में अंग्रेजी लॉन्गबो जैसे धनुष मौजूद थे, लेकिन धनुष बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी कहीं नहीं मिली। उसने जंगल में जो पौधे देखे थे वे ज़्यादातर अजीबोगरीब लताएं थीं जो आसमान को ढक लेती थीं और जंगल जैसी दिखती थीं, लेकिन उसने कभी कोई पेड़ नहीं देखा था। क्योंकि वह ऊब रहा था, इसलिए तांग जेन ने विषय को आगे बढ़ाया। अगर तुम्हारे पास धनुष नहीं है तो क्या तुम्हें जाल और गुलेल चलाना नहीं आता? जाल से शिकार पकड़ना जोखिम भरा है। ये पक्षी तो आत्मा बन चुके हैं और अधिकतर समय ये जाल में नहीं फंसते। वैसे गुलेल क्या होती है? कियान लोंग ने उलझन में पूछा। क्या ये गुलेल भी एक प्रकार का धनुष है? तांग जेन दंग रह गया। गुलेल तो गुलेल ही होती है। क्या तुम्हें गुलेल के बारे में पता नहीं? कियान लोंग ने असमंजस में अपना सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि वह वास्तव में नहीं जानता था। ये सुनकर तांग जेन ने अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि यह एक परलोक है और वह इस दुनिया के विचारों के अनुसार नहीं सोच सकता। ये सोचकर तांग जेन ने केवल इतना कहा कि वह बाद में कियान लोंग को एक दे देगा और इस विषय पर बात करना बंद कर दिया। वे दोनों अभी सुनसान रास्ते पर थोड़ी ही दूर चले थे कि कियान लोंग ने गंभीर भाव से तांग जेन के कपड़े खींचते हुए धीरे से कहा, सावधान रहो, कोई इस रास्ते को लूटने की फिराक में है। किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहो। तांग जेन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शांत भाव से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हालांकि तांग जेन को कियान लोंग की पशुवत अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा था। यह अनगिनत बार मौत के मुंह से बचकर निकलने का कौशल था। उसने नक्शा खोला और देखा। जैसा कि उम्मीद थी, आसपास की घास में कई लोग छिपे हुए थे और उन्हें घेरे हुए थे। ये दृश्य देखकर तांग जेन को तुरंत पसीना आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लापरवाह हो गया हो। इसी क्षण घास से अचानक दो ठंडे तीर निकले और सीधे उन दोनों की ओर बढ़ गए। रिट्रीट और पुनर्मिलन। जैसे ही तेज तीर चला, जानलेवा इरादे ने भी हमला कर दिया। उन दोनों ने तुरंत इसे भांप लिया। तांग जेन झट से उस जगह से हट गया और उसने अपने सामने एक पतली काली छाया को तेजी से गुजरते देखा। यह एक तीर था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। सौभाग्यवश इन तीरों की गति बहुत तेज नहीं थी, जिससे उन दोनों को बचने का मौका मिल गया। हालांकि इस अचानक आए तीर के सामने तांग जेन बुरी तरह डर गया था। दिल में तीर लगने जैसा एहसास होने पर सिर की त्वचा में झंझनाहट सी दौड़ जाती थी। इस खतरनाक छुपकर किए गए हमले से बचने के बाद उन दोनों ने एक ही समय पर अपने हथियार निकाले और सतर्कता से पीछे झुक गए। उनके हथियार आसपास की घास की ओर तने हुए थे। इसी क्षण आसपास की घास को देखते हुए 8 या 9 लोग घास से बाहर कूद पड़े। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में मौजूद हथियार ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। ये लोग भी फटे पुराने कपड़ों में थे, लेकिन आम घुमकड़ों की तुलना में उनके चेहरे पर कहीं अधिक उग्र भाव थे। इस समय वे उन दोनों को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। रेडर्स। कियान लोंग ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और उसके चेहरे पर सतर्कता का एक अंश दिखाई दिया। ये सुनकर तांग जेन चौंक गया और उसने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। इन लुटेरों को कुख्यात कहा जा सकता है। गली के चूहों की तरह हर कोई उनसे नफरत करता था। उनकी हरकतों की कोई सीमा नहीं थी। वे बस अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते थे। मजे के लिए हत्या करना आम बात थी। यहाँ तक कि इंसानी मांस भी उनके व्यंजनों में से एक था। इस दुनिया की कई इमारतों में वास्तव में एक दूसरे से संवाद करने के गुप्त तरीके थे और भाड़े के सैनिकों के संघों जैसी संस्थाएं भी मौजूद थीं। इस संचार मंच की मदद से उन्होंने वांछित लोगों की सूची जारी की।
इनाम सूची में शीर्ष 10 में शामिल सभी लोग जंगल में काम करने वाले लुटेरे थे। एक बार इन लुटेरों को पकड़ लिया जाता तो उन्हें निश्चित रूप से फांसी दे दी जाती। बहुत कम लोग बच पाते थे। वे सरासर पागल और दुष्ट थे। तांग जेन की हमलावर टीम के बारे में यही धारणा थी, लेकिन अब ये कमीने उसे ही निशाना बना रहे थे। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। तांग जेन को धुंधली सी जानलेवा आभा का आभास हुआ। छापेमारी दल के सदस्यों में से एक व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। पल भर में तांग जेन को याद आया कि उसने इस व्यक्ति को पहले किराने की दुकान में देखा था। उस समय वह और कियान लोंग मोतियों को गिन रहे थे और यह आदमी बगल में खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि इस आदमी ने ये सब पहले से ही योजना बना रखा था। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उसे काफ़ी समय से देख रखा था। उसे और कियान लोंग को खानाबदोशों के कस्बे से बाहर निकलते देख वे उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे पीछे गए। अगर डकैती कामयाब हो जाती तो उसकी और कियान लोंग की जान खतरे में पड़ जाती। ये लुटेरे उनकी पहचान जानने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, वरना एक बार उनकी पहचान हो जाने और सूचना मिलने पर वे आसानी से घुमंतू बस्ती में घुसपैठ नहीं कर पाते। घुमंतू बस्ती में एक मोटी भीड़ को लूटना इस लुटेरों के समूह की आय के मुख्य स्रोतों में से एक था। दुर्भाग्यवश इस बार उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। चूंकि एक पक्ष को मरना ही था, इसलिए संकोच करने की कोई बात नहीं थी। दूसरे पक्ष के कुछ कहने से पहले ही बगल में खड़े कियान लोंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और 1 फुट लंबा नुकीला मुड़ा हुआ स्टील का डंडा फेंक दिया। स्टील का खंभा भारी भरकम था और वह सीधे आगे खड़े लुटेरे की ओर बढ़ रहा था। पता चला कि स्टील की सुई जैसी दिखने वाली यह बड़ी सी बंदूक पहले कियान लोंग की जांघ पर लगी होल्स्टर में बंधी हुई थी। दुश्मनों का सामना होने पर इसे अचानक बाहर निकाला जा सकता था और फेंका जा सकता था। आधे किलोग्राम से अधिक वजनी इस छिपे हुए हथियार ने सीधे लुटेरे के दिल में वार किया। तांग जेन को मानो एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने देखा कि छिपा हुआ हथियार लुटेरे के शरीर में घुस गया। लुटेरे के होंठों के कोने फड़कने लगे और उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। उसी समय उसने अनिच्छा से अपने हाथ हिलाए और कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। एक हमले में सफल होने के बाद कियान लोंग लगातार इधर उधर घूमता रहा, अपना हथियार लहराता रहा और लुटेरों से लड़ता रहा। उसकी चाल बेहद फुर्तीली थी और ताकत पर उसका नियंत्रण भी बेहद सटीक था। उछलते कूदते और चकमा देते हुए वह बेहद सहज प्रतीत होता था। हाथ में धारदार हथियार होने के कारण दोनों दुश्मनों से लड़ते समय वह वास्तव में किसी भी तरह से नुकसान में नहीं था। लेकिन दुश्मन तो बहुत ज्यादा थे। जल्द ही कियान लोंग पर आगे और पीछे से हमला हो गया। स्थिति खतरनाक लग रही थी। तांग जेन, जो पहले अपनी तलवार निकालकर लड़ने की तैयारी में था, ये देखकर जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने बिजली की गति से अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और झट से अपनी ओर दौड़ रहे तीनों लुटेरों पर गोली चला दी। अब वह किसी को मारना या घायल करना नहीं चाहता था। वह केवल इन डाकुओं को डराना और कियान लोंग को बचाना चाहता था। हालांकि चूंकि उसकी फायरिंग की दूरी बहुत कम थी, इसलिए तीनों डाकुओं को यह उम्मीद नहीं थी कि तांग जेन के पास पिस्तौल होगी, इसलिए उन्होंने तांग जेन को एक अवसर दे दिया। धमाके, धमाका, धमाका। पलक झपकते ही मैगजीन खाली हो गई। तीनों डाकू गोली लगने से घायल हो गए और खून से लथपथ घास में गिर पड़े। हथियारों की ताकत बेहद भयानक थी। तीनों डाकू तांग जेन के पास पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा बैठे थे। गोलियों की आवाज़ और बारिश की बूंदों जैसी भीषण ध्वनि ने बचे हुए लुटेरों को स्तब्ध कर दिया। वे अपने गिरे हुए साथियों को स्तब्ध अवस्था में देखने लगे और उनकी आंखों में दहशत की एक झलक दिखाई दी। वे जानते थे कि तांग जेन के हाथ में जो हथियार था वह एक बेहद महंगा रिपीटिंग फ्लेयर था। उन्होंने इस घातक हथियार के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के पास सचमुच एक बंदूक होगी। कितना बुरा साल था। यह आसान निशाना नहीं था, बल्कि एक भयानक मौत का जाल था। उसी समय हमलावर दल के शेष सभी सदस्यों के मन में यह विचार आया और वे थोड़े विचलित हो गए। लाल आंखों वाला कियान लोंग भला ऐसे मौके को कैसे जाने दे सकता था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने एक दुश्मन को मार गिराया और झट से तांग जेन के सहारे झुक गया। आखिरी मैगजीन भी खाली हो चुकी थी। तांग जेन ने स्टोरेज स्पेस से एक मैगजीन निकाली और जल्दी से उसे बदलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, क्योंकि उसे कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, घबराहट में वह लगातार 3 बार मैगजीन डालने में नाकाम रहा। वह इतना घबरा गया था कि उसके माथे पर पसीना आ गया। अगर डाकू इस समय हमला कर दें तो वे शायद उसे हराने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि डाकुओं ने इस क्षणिक अवसर का फायदा नहीं उठाया। जैसे ही उसने चौथी बार मैगजीन डाली और आखिरकार सफल हुआ, बचे हुए डाकू मुड़कर एक साथ घास में कूद गए और दयनीय हालत में भाग निकले। हालांकि वे निर्दयी थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि अगर वे और देर तक रुके तो उनकी जान जा सकती है। पहले उन्हें लगा था कि तांग जेंग एक आसान निशाना है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतने क्रूर होंगे।
इस बार उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दुश्मन का हथियार इतना शक्तिशाली था, वे अभी नहीं तो कब भागेंगे। भागते हुए डाकुओं को देखकर उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। नक्शे की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि डाकू बहुत दूर भाग गए हैं, तांग जेन ने कांपते हाथों से अपना हथियार रख दिया। उसी समय उसने गुस्से में कहा, धिक्कार है। कियान लोंग जमीन पर बैठ गया और हौंफने लगा। अभी अभी हुई लड़ाई में उसकी काफ़ी शारीरिक शक्ति खर्च हो गई थी। कुछ देर आराम करने के बाद कियान लोंग ने अपनी बांह पर लगे घाव को देखा। वह खड़ा हुआ और इन लुटेरों के शवों की तलाशी लेने लगा। कुख्यात जंगली लुटेरों के गिरोह के सदस्य होने के नाते इनके पास कई कीमती चीजें हो सकती हैं। दुर्भाग्यवश चीजें योजना के अनुरूप नहीं हुईं। ये लोग उससे भी अधिक गरीब थे। अंत में उसे इन शवों से केवल दर्जनों दिमाग के मोती और कुछ छोटी मोटी बेकार चीजें ही मिलीं। दूसरी ओर लुटेरों द्वारा छोड़े गए हथियारों में से कुछ बहुत अच्छे दिख रहे थे। कियान लोंग ने उन सभी को सुरक्षित रख लिया। तांग जेन को ये सब बातें पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने कियान लोंग से जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। वह इन लुटेरों के हमले का शिकार दोबारा नहीं होना चाहता था। इस बार जब वे रवाना हुए तो वे दोनों बहुत सतर्क हो गए। तांग जेन ने अपनी बंदूक भी नहीं छोड़ी। कियान लोंग तांग जेन के हथियार को लेकर बहुत उत्सुक था। उसने कुछ सरल प्रश्न पूछे और तांग जेन को लौटाने से पहले 2 बार उससे छेड़छाड़ भी की। तांग जेन ने पहले सोचा था कि कियान लोंग को आग्नेयास्त्रों में रुचि होगी, लेकिन उसे दूसरे पक्ष के इतने शांत व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। इसके विपरीत दूसरा पक्ष ठंडे हथियारों के प्रति अधिक जुनूनी था। रास्ते में सौभाग्य से कोई और मोड़ या परेशानी नहीं आई। सुनसान कारखाने के बाहर घूम रहे राक्षसों से बचते हुए वे दोनों चुपचाप छिपे हुए तहखाने में घुस गए। प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले लकड़ी के तख्ते के सामने तांग जेन ने अपनी पहचान साबित करने के लिए धीरे से चिल्लाया। पहले हल्की सी रगड़ने की आवाज़ आई, फिर लकड़ी के तख्ते के पीछे से लड़की की आश्चर्य भरी धीमी सी चीख सुनाई दी। लकड़ी का तख्ता हटाए जाने पर मुरोंग जियान का आश्चर्यचकित चेहरा सामने आया। उन दोनों के लिए अंदर जाने का रास्ता बनाने के बाद उसने तुरंत लकड़ी के तख्ते को रोक दिया। बड़े भाई टैंग, आप आखिरकार वापस आ गए। मुरोंग जियान ने तांग जेन की बांह पकड़ी और खुशी से कहा। बगल में खड़ी छोटी बच्ची ने हाथ में आधा बिस्कुट पकड़ रखा था और सिर हिलाकर बहुत बढ़िया का भाव प्रकट किया। मुरोंग जियान के कंधे पर थपथपाते हुए तांग जेन मुस्कुराए और उसने कियान लोंग का उससे परिचय कराया। जब मुरोंग जियान मुड़ी तो कियान लोंग ने चुपके से तांग जेन को आंख मारी, जिससे एक स्पष्ट भाव प्रकट हुआ जिसे सभी पुरुष समझ गए। तांग जेन मुस्कुराया और उस आदमी को नजरअंदाज करने के लिए मुड़ गया। आराम करने के लिए एक तरफ झुकते हुए तांग जेन ने मुरोंग जियान को इमारत बनवाने के अपने विचार बताए। कियान लोंग की अफवाहों की तुलना में मुरोंग जियान, जो कभी एक भवन निर्माता की बेटी थी, को अधिक जानकारी होनी चाहिए और वह उपयुक्त सुझाव दे सकती थी। तांग जेन के विचार सुनकर मुरोंग जियान भी बहुत हैरान रह गई। हालांकि इस हैरानी के बावजूद उसने तांग जेन को कुछ ऐसी बातें बताईं जिनका जिक्र कियान लोंग ने पहले कभी नहीं किया था। कियान लोंग की सुनी सुनाई बातों की तुलना में मुरोंग जियान को जो जानकारी थी वह कहीं अधिक विस्तृत और सटीक थी। पता चला कि आधारशिला के अलावा एक इमारत की स्थापना के लिए छठे स्तर या उससे ऊपर के दानव राक्षस के मस्तिष्क के मनके की भी आवश्यकता होती है। इस दुनिया में एक बार जब कोई यात्री 5वें स्तर पर पहुंच जाता था तो उसकी युद्ध शक्ति एक सीमा तक पहुंच जाती थी। केवल भवन की वेदी पर बलिदान देकर और दिव्य शक्ति प्राप्त करके ही वह छठे स्तर तक आगे बढ़ सकता था। बलिदान करने और दैवीय शक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों में मार्शल कौशल विकसित करने की क्षमता होती है, जबकि अन्य में दैवीय कौशल विकसित करने की क्षमता होती है, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी अत्यंत शक्तिशाली प्राणी होते हैं। इस दुनिया में साधकों और राक्षसों को स्तरों में विभाजित किया गया था। ये कहा जा सकता है कि किसी साधक का वास्तविक स्तर दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद शुरू होता था। छठे स्तर के बाद हर बार जब साधक एक स्तर ऊपर जाता था तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। राक्षसों में 5वें स्तर से नीचे के राक्षसों को साधारण राक्षस ही माना जा सकता था। छठे स्तर पर पहुंचने के बाद वे भी दैवीय शक्ति प्राप्त कर शक्तिशाली दानव बन जाते थे। इस समय ऐसे दानव राक्षसों के मस्तिष्क के मोती अत्यंत मूल्यवान हो चुके थे। इनका उपयोग बलिदान के रूप में या साधना में सहायता के लिए किया जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि वे अनमोल थे। गंदा मोटा बड़ा भालू। राक्षसों के बारे में बात करने के बाद वे फिर से इमारतों के बारे में बात करने लगे। सबसे बुनियादी इमारत बनाने के लिए घुमंतु लोगों को पहले एक विशेष समारोह के माध्यम से एक वेदी स्थापित करनी पड़ती थी। साथ ही उन्हें आधारशिला और मस्तिष्क की माला का बलिदान भी करना पड़ता था। भवन के निर्माण के बाद कुछ बुनियादी कार्यों के अलावा उसमें अचानक कोई विशेष क्षमता आ जाती थी। ये क्षमताएं अलग अलग होती थीं, कुछ शक्तिशाली होती थीं और कुछ बेकार। उन्हें किस प्रकार की क्षमता प्राप्त होगी ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता था।
उस समय जिस इमारत में मुरोंग जियान स्थित था, उसमें फसल बोते समय पौधों की वृद्धि को 1/3 तक तेज करने की क्षमता थी। यह एक बहुत ही बढ़िया सहायक क्षमता थी। इसी क्षमता के बल पर मुरोंग जियान के पिता ने दुर्लभ जड़ी बूटियां और खाद्य फसलें बोने का आदेश दिया। गति में वृद्धि से फसल की पैदावार बढ़ी, जिससे भवन के निवासी बेहतर जीवन यापन करने लगे। हालांकि इसी रोपण क्षमता के कारण मुरोंग जियान जिस इमारत में स्थित था, वह दुश्मन की नज़रों में आ गई। उन्होंने इमारत में घुसकर नींव का पत्थर चुरा लिया। साथ ही उन्होंने इमारत के सभी मूल निवासियों को मार डाला। किसी इमारत के आधारशिला को छीनने का लाभ यह था कि उसकी क्षमता ज्ञात होती थी। इमारत के पुनः निर्माण के बाद उसकी मूल क्षमता बरकरार रहने की 50% संभावना होती थी। ये जंगली आधारशिलाओं की तुलना में एक अतिरिक्त लाभ था। इन्हीं कारणों से विभिन्न इमारतों ने अपनी विशेष क्षमताओं को अत्यंत गुप्त रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि इसकी खबर फैल गई तो दुश्मन उन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इमारतों के नियंत्रकों के बीच यह अफवाह फैली हुई थी कि वे जितनी अधिक उत्कृष्ट जंगली इमारत की नींव का बलिदान करेंगे, नई इमारत की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ये बात सच थी या नहीं, यह अज्ञात था। एक बार इमारत बन जाने के बाद यदि कोई उसे और ऊंचा और बड़ा बनाना चाहता था, तो उसे उन्नत बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ब्रेन बीड्स का निवेश करना पड़ता था। किसी शक्तिशाली इमारत के निर्माण में भारी मात्रा में संसाधनों का निवेश आवश्यक था। यही कारण था कि कई शक्तिशाली इमारतों का इतिहास सैकड़ों या हजारों वर्षों का था। किसी इमारत की नींव रखने के लिए इस्तेमाल की गई नींवें अलग अलग जंगली इमारतों से ली गई थीं। जंगली इमारतें जैसी दिखती थीं, वैसी ही नई बनी इमारत भी दिखती थी। इसलिए उस दूसरी दुनिया की सभी इमारतें एक दूसरे से अलग थीं। वहाँ महल, आवासीय और किले जैसी इमारतें थीं। किसी विशिष्ट इमारत का निर्माण करने के लिए उससे मेल खाने वाले जंगली भवन के आधारशिला पत्थर को ढूंढना आवश्यक होगा। घुमंतू बस्ती के पास स्थित ब्लैक रॉक बिल्डिंग देखने में किसी कार्यालय भवन जैसी लगती थी। ये सभी भवनों में सबसे सामान्य रूप था। कहा जाता था कि इस प्रकार के सामान्य भवनों में अधिकतर साधारण क्षमताएं होती हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। तीनों ने इमारतों के विषय पर काफ़ी देर तक चर्चा की, जिसमें कई सवाल भी शामिल थे। चर्चा समाप्त होने के बाद तांग जेन ने सुझाव दिया कि वे कियानलोंग द्वारा उल्लिखित स्थान पर जाने का अवसर तलाशने से पहले घुमंतू नगर लौट जाएं। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब कियानलोंग दोनों बहनों को उनका सामान पैक करने में मदद कर रहा था, तब तांग जेन अकेले बाहर निकला और अंतरिक्ष से धनुष और बाण निकाल लाया। छिपे हुए कमरे में लौटने के बाद उसने धनुष और बाण कियानलोंग को सौंप दिए और साथ ही लुटेरे द्वारा छोड़ी गई तलवार मुरोंग जियान को दे दी। वह तलवार उसकी पीठ के पीछे बंधी हुई थी। कियानलोंग तांग जेन द्वारा दिए गए धनुष और बाणों से अलग होने को तैयार नहीं था। उसकी नज़र में धनुष और बाण बेहद खूबसूरत थे और उनकी मारक क्षमता भी अद्भुत थी। वे वाकई एक अनमोल वस्तु थे। कियानलोंग सही था, ये धनुष तांग जेन द्वारा आयातित उत्पाद था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था। इसका वजन लगभग 80 किलोग्राम था और एक तीर जंगली सुअर को भेद सकता था। ये चीज़ निश्चित रूप से एक धारदार और घातक हथियार थी। कियानलोंग धनुष बाण से खेलते हुए मन ही मन सोच रहा था कि तांग जेन के साथ रहना वाकई सही फैसला था। आखिर अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसने अपना हथियार ही बदल लिया था। शायद एक दिन वह सचमुच किसी इमारत का निवासी बन सके, वहीं शादी कर सके और बच्चे पैदा कर सके और एक सुखी और स्थिर जीवन जी सके। ये सोचकर कियानलोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी इस अजीब हरकत को देखकर तांग जेन ने उसे कुछ और बार गौर से देखा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वे चारों तुरंत चलने लगे। वे सावधानीपूर्वक सुनसान कारखाने से बाहर निकले। उन चारों में से कियानलोंग सबसे आगे चल रही थी। मुरोंग जियान और उसकी बहन बीच में थी, जबकि तांग जेन ने अपनी पिस्तौल पकड़ी हुई थी और पीछे से पहरा दे रहा था। लगभग एक व्यक्ति से भी ऊंची इस घास में वे चारों चींटियों की तरह अदृश्य थे। आगे का रास्ता कठिन होने के साथ साथ राक्षसों की दृष्टि को भी अवरुद्ध कर रहा था। जब तक उनका सामना विशेष रूप से तेज नाक और सुनने की क्षमता वाले राक्षसों से नहीं होता, तब तक उनकी टीम को कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कौन जानता था कि कब कोई राक्षस घास से निकलकर उन पर हमला कर देगा। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, तांग जेन को अचानक एक तेज दुर्गंध महसूस हुई। वह थोड़ा चौंक गया और अचेतन रूप से उसने अपनी बंदूक उस गंध की दिशा में उठा ली। उसके सामने की घास झट से दब गई। फिर घास से एक विशाल परछाई उभरी। तांग जेन ने अनजाने में ही सेफ्टी लॉक हटाया और ट्रिगर दबा दिया। हालांकि इससे पहले कि वह गोली चला पाता, मुरोंग जियान ने उसकी बांह पर दबाव डाल दिया। आप क्या कर रहे हो? तांग जेन ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, इतने नाजुक समय में ये लड़की क्यों मुसीबत खड़ी कर रही है? वह तो उन्हें मरवा देगी। मुरोंग जियान ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह तांग जेन को कुछ समझाने वाली थी, कियानलोंग की सुस्त आवाज सुनाई दी। वह एक इंसान है और हमने उसे डरा दिया।
ये सुनकर तांग जेन दंग रह गया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि इस राक्षस का पूरा शरीर काला था और उससे दुर्गंध आ रही थी। उसकी लंबाई 2.2 मीटर थी और वजन निश्चित रूप से 200 किलोग्राम से अधिक था। सामने वाला तो बहुत विशालकाय था। जब तांग जेन उसे घूर रही थी तब वह आदमी भी तांग जेन को घूर रहा था। उसका चेहरा बर्तन की तली की तरह काला था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम साफ थीं। किसी कारणवश जब तांग जेन ने इन आंखों को देखा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई कि दूसरा व्यक्ति नखरे दिखा रहा है। तांग जेन ने ध्यान से देखा और पुष्टि की कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक इंसान था। बस फर्क इतना था कि वह सचमुच दयनीय जीवन जी रहा था। अगर फटी हुई बड़ी चमड़े की पैंट न होती जो 2 भांग की रस्सियों से बंधी थी और एक रस्सी उसके कंधे पर लटकी थी, तो दूसरा पक्ष शायद पूरी तरह से नग्न होता। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तांग जेन का थूथन हिला नहीं। उसने बस उसे थोड़ा नीचे किया और टटोलने लगा। उस मोटे ताजे गंदे आदमी ने तांग जेन को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुरोंग जियू के हाथ में रखे बिस्कुट को घूरता रहा और मुंह में उंगली डालकर बुदबुदाया, कितनी खुशबूदार है, कितनी खुशबूदार। बड़ा भालू भूखा है, बड़ा भालू खाना चाहता है। ये कहने के बाद खुद को बिग बेयर कहने वाले उस मोटे आदमी ने लिटिल जियू के हाथ से बिस्किट छीनने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन बिस्किट पाने की लालसा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। तांग जेन ने एक पल सोचा और अपने पास से एक बिस्किट निकाला। उसने उसे उस मोटे ताजे आदमी के सामने लहराते हुए कहा, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? उस मोटे और गंदे आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और उम्मीद भरी निगाहों से तांग जेन की ओर देखा। उसका चेहरा किसी पालतू जानवर जैसा लग रहा था। अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को दबाते हुए तांग जेन ने बिस्किट फेंक दिया। उस मोटे ताजे आदमी ने तुरंत बड़ी फुर्ती से बिस्किट उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। बिस्किट खाने के बाद उस मोटे और गंदे आदमी ने अपने होंठ चाटे, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आंखों में विनती लिए एक बार फिर तांग जेन की ओर देखा। तांग जेन मुस्कुराई, एक और बिस्कुट निकाला और उसे फिर से बाहर फेंक दिया। लगातार 6 बिस्कुट फेंकने के बाद भी उस मोटे आदमी को और चाहिए थे, लेकिन तांग जेन ने सिर हिलाकर इशारा किया कि अब और बिस्कुट नहीं हैं। उस मोटे आदमी के चेहरे पर तुरंत निराशा और दुख का भाव आ गया। ये देखकर तांग जेन मुस्कुराया और उस मोटे ताजे आदमी से बोला, मेरे घर में बहुत सारे बिस्कुट हैं, क्यों न तुम मेरे साथ वापस आओ और जितना चाहो उतना खा लो। उस मोटे गंदे आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया। वह बहुत आज्ञाकारी था। तांग जेन ने अपना सिर झुकाया। तो मेरे साथ आओ। वह मुड़ा और कियान लॉन को आगे बढ़ने का इशारा किया, जबकि बिग बेयर उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि वह बहुत लंबा था और दूर से ही उसका सिर चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। मुरोंग जियान ने पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े उस हटे कट्टे आदमी पर नजर डाली। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप उसे साथ लाने की योजना बना रहे हैं? ठीक है, हालांकि इस आदमी की बुद्धि एक बच्चे जैसी है और ये देखने में बहुत खाने वाला लगता है, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो यह एक बहुत अच्छा योद्धा भी बन सकता है। तांग जेन ने मुरोंग जियान को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। मुरोंग जियान सही थी। जो भोजन अन्य घुमक्कड़ों के लिए बहुत कीमती था, वह तांग जेन के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर इस बड़े भालू को ध्यान से सिखाया जाए तो वह निश्चित रूप से एक आज्ञाकारी सहायक बनेगा। बाकी सब बातों को नज़रअंदाज कर दे तो सिर्फ उसका आकार ही काफ़ी डरावना था। 4 लोगों की टीम अब 5 लोगों की हो गई थी, लेकिन उनकी गति में कोई कमी नहीं आई। दरअसल वह मोटा ताज़ा आदमी भागने की अपनी इच्छा को दबा रहा था। हवा की तरह फुर्तीला यह आदमी छोटे छोटे कदमों से टीम के पीछे पीछे चल रहा था। इस बात से वह मोटा ताज़ा आदमी बहुत दुखी था। हालांकि इन लोगों के पास वह खाना था जो उसे पसंद था, इसलिए वह इस कछुए जैसी धीमी गति को केवल बर्दाश्त कर सकता था। उस विशालकाय भालू के दुखी और असहज चेहरे को देखकर तांग जेन को थोड़ा संदेह हुआ। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह राक्षसों से भरे इस वीरान इलाके में कैसे जीवित रहा? और वह इतना मोटा कैसे हो गया? झाड़ियों से होकर गुजरना निस्संदेह बहुत थका देने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि दल में एक छोटी बच्ची भी थी। उनमें से कुछ लोग बारी बारी से उसे गोद में उठाकर ले जा रहे थे। किसी कारणवश उस निर्जन क्षेत्र की मिट्टी बहुत कठोर और समतल थी। उस भूमि पर उगने वाले जिद्दी खरपतवारों के अलावा लगभग कोई अन्य पौधे नहीं थे। तांग जेन का अनुमान था कि अगर उन्हें यहाँ एक ऑफ रोड वाहन मिल जाए तो वह निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। दुर्भाग्य से उनके पास इतनी जगह नहीं थी, वरना वह इसे जरूर आजमाते। क्योंकि जंगली इमारतों के प्रकट होने के बाद बड़ी संख्या में राक्षस प्रकट होते थे, इसलिए वापसी के रास्ते में भी राक्षसों की संख्या बढ़ जाती थी। यात्रा के दौरान उन 5 का सामना एक लड़ाई से भी हुआ। 4 भुजाओं वाले 10 से अधिक नुकीले दांतों और लंबी पूंछ वाले राक्षस उनकी ओर दौड़े।
हालांकि इससे पहले कि तांग जेन और अन्य लोग हमला कर पाते, टीम के पीछे पीछे चल रहे बिग बेयर ने एक उत्तेजित चीख मारी और एक टैंक की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसने बस अपनी मुट्ठी को जोर से घुमाया और सिस्टम द्वारा 4 भुजाओं वाले चूहे भेड़िया के रूप में प्रदर्शित एक राक्षस खून उगलते हुए बाहर आ गिरा। फिर दूसरे मौके से एक और 4 भुजाओं वाले चूहे भेड़िया को हवा में उड़ा दिया गया। बिग बेयर किसी ऐसे वयस्क ताकतवर आदमी की तरह था जो किसी बालवाड़ी में घुस आया हो। उसने उस राक्षस को, जो केवल 1.2 से 1.3 मीटर लंबा था, पागलों की तरह प्रताड़ित किया, उसे तब तक पीटा जब तक वह रोने और चिल्लाने न लगा। इस दौरान 4 भुजाओं वाले चूहे भेड़िए के नुकीले पंजे एक बार उस गंदे, चर्बीदार शरीर पर पड़े थे, लेकिन उससे केवल एक सफ़ेद निशान ही रह गया था। तांग जेन और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि ये 4 भुजाओं वाले चूहे भेड़िए साधारण प्रथम स्तर के राक्षस थे, फिर भी वे राक्षस ही थे। आम लोगों को आमने सामने की लड़ाई में हमेशा फायदा नहीं होता। दूसरी ओर इस आदमी ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। इस मोटे ताज़े आदमी की युद्ध शक्ति तो सचमुच बेमिसाल थी। असामान्य युद्ध शक्ति और किराए की गुफा, नशीली दवा। तांग जेन काफ़ी देर तक खाली निगाहों से घूरता रहा, फिर एक वाक्य बोला, लेकिन वह एक भद्दियाह थी। कियान लोंग और मुरोंग जियान ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे तांग जेन द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन उनके लहजे से वे समझ गए कि वह भावुक और सदमे में थे। जैसा कि उम्मीद थी, यह विशालकाय राक्षस सिर्फ दिखावा नहीं था। उसकी युद्ध शक्ति बेमिसाल थी। उसने पहले स्तर के राक्षसों के इस समूह को तरबूज और सब्जियों की तरह कुचल दिया। बिग बेयर की असाधारण युद्ध शक्ति को देखते हुए, यदि उसे उपयुक्त उपकरणों से लैस किया जाए, तो वह एक कुशल मानवाकार राक्षस संग्राहक बन सकता है। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह हिंसक और तीव्र लड़ाई तो बस शुरुआत थी। इससे भी कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला दृश्य अभी आना बाकी था। इन सभी राक्षसों के नष्ट होने के बाद बिग बेयर उत्तेजित भाव से एक राक्षस के शव की ओर दौड़ा। नीचे बैठकर उसने 4 भुजाओं वाले चूहे भेड़िए के सिर को इतनी जोर से कुचला जैसे वह तरबूज तोड़ रहा हो। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके मांस और दिमाग के टुकड़े हवा में उड़ते हुए देखकर हर किसी को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर सभी को उल्टी आने लगी। बड़े भालू ने राक्षस के सिर में कुछ देर तक खोदा और उसमें से एक गंदा मोती निकाला। फिर उसने उसे बिना पोंछे अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी, मानो वह किसी उत्कृष्ट व्यंजन का स्वाद ले रहा हो। उफ! मुरोंग जियान को उल्टी आ गई। तांग जेन ने अपना मुंह कसकर ढक लिया और कियान लोंग के चेहरे पर भी कब्ज के भाव थे। तांग जेन ने पहली बार किसी इंसान को राक्षस का दिमाग निगलते देखा था। यहाँ तक कि कियान लोंग और मुरोंग जियान ने भी कई सालों में जंगल में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। बिग बेयर को बड़े चाव से खाते देख तांग जेन को घृणा हुई। उसी समय वह मन ही मन सोच रहा था, एक साधारण ब्रेन बीड में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है, लेकिन आम घुमक्कड़ इसका इस्तेमाल सिर्फ मुद्रा के रूप में और इमारत को अपग्रेड करने के लिए करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि इसे मनुष्य अवशोषित कर सकते हैं। अगर यह अवशोषित हो भी सकता है तो इसके लिए ब्रेन बीड का स्तर 6 से ऊपर होना चाहिए, है ना? शायद मुझे इस जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह मोटा ताज़ा आदमी दिमाग के दाने कच्चे ही निगल सकता है। क्या यही वजह है कि कम खाने के बावजूद उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयंकर है और उसका शरीर इतना विशाल है? तांग जेन यही सोच रहा था कि बिग बेयर ने एक एक करके इन राक्षसों के सिर पर वार कर दिए। दिमाग की गोलियां निकालकर उसने उनमें से आधी निगल लीं। बाकी को उसने बड़ी चमड़े की पैंट की जेब में सावधानी से रख लिया और हाथ से थपथपाकर उसे साफ भी कर दिया। ये सब करने के बाद बिग बेयर एक मासूम पिल्ले की तरह दौड़कर आया। ये जीव अब दिमाग और खून की दुर्गंध से लथपथ था, जो उसके शरीर की दुर्गंध के साथ मिश्रित थी। वह किसी जैविक हथियार के समान था। दिमाग की गोलियां कच्चे ही निगलने वाले इस आदमी का सामना करते हुए तांग जेन का दिल सचमुच थोड़ा काम गया। उसने किस तरह के राक्षस से पंगा ले लिया है? तांग जेन ने अपनी नाक ढकी और बिग बेयर से पूछा, अच्छा बिग बेयर, क्या इन दिमाग की मोतियों को खाने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा? तुम्हें कैसा लग रहा है? बड़े भालू ने असमंजस में अपना सिर छुआ और सिर हिलाया। फिर उसने अपने सफ़ेद दांत दिखाए और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, इस आदमी को अपना सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। अब वो ऐसा दिखावा करेगा जैसे उसने पूछा ही नहीं। तांग जेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और बिग बेयर से यथासंभव दूर रहने की कोशिश करते हुए चला गया। सब एक जैसे ही थे। आखिर बदबू बहुत तीखी थी। टीम बाजार की दिशा में आगे बढ़ती रही। जब वे एक पानी के गड्ढे के पास से गुजरे तो तांग जेन चमकती आंखों के साथ तुरंत रुक गई। तांग जेन ने प्रसन्न भाव से अपने कमरे से साबुन का एक टुकड़ा निकाला और उसे बड़े भालू की ओर फेंक दिया। उसका मूल उद्देश्य तो यही था कि वह इससे नहाए, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बड़े भालू ने इसे लेते ही आधा तोड़ लिया और बड़े चाव से चबाने लगा।
तांग जैन, जो अवाक रह गई थी, ने बिग बेयर को साबुन से नहाने का तरीका सिखाया। फिर वे सब एक तरफ जाकर इंतजार करने लगे। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन सभी को इंतजार करना पड़ा। आखिरकार हर कोई ऐसे साथी के साथ नहीं रह सकता जो दिन रात बदबू फैलाता हो। 1 घंटे बाद नहाकर लौटे बिग बेयर अपनी बड़ी चमड़े की पैंट पहने हुए शर्माते हुए वहां आए। आवाज सुनकर तांग जैन ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत चौंक गया। कियान लोंग और मुरोंग जियान भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पहले काले रंग का दिखने वाला बिग बेयर नहाने के बाद सचमुच बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी। उसका रूप भी किसी बच्चे जैसा था जो देखने में बेहद विचित्र था। इस आदमी के शरीर पर धूल की परत कितनी मोटी थी। आखिर उस पानी के गड्ढे में छोटी छोटी मछलियां भी तैर रही थीं। शायद वे बदबू से मर गई होंगी। तांग जैन ने मन ही मन शिकायत की और बिग बेयर की ओर मुड़कर देखा। इस समय बिग बेयर अपनी बड़ी काली और सफ़ेद आंखों को झपका रहा था, अपने साफ सुथरे शरीर को असहजता से देख रहा था, मानो उसने खुद को बचाने वाली सुरक्षा कवच खो दी हो। ये बहुत अच्छा है। मैं बाद में तुम्हारी बड़ी पैंट बदल दूंगा, तब एकदम सही हो जाएगी। एक पल हिचकिचाने के बाद तांग जैन ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। आखिरकार उसके सामने खड़ा साफ सुथरा मोटा व्यक्ति पहले के गंदे मोटे व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उसे उस तीखी बदबू को सहन नहीं करना पड़ा। बाकी का सफ़र सुगम रहा। जल्द ही घुमंतू बस्ती नजर आने लगी। जब सभी लोग बस्ती के सामने पहुंचे तो बड़े भालू के अलावा तांग जैन और बाकी लोगों ने अन्य घुमंतू लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। अनुरोध के अनुसार उचित मन के अर्पित करने के बाद सभी लोग घुमंतू नगर में प्रवेश कर गए। हालांकि इस बार वे सराय की ओर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने किराए पर घर खोजने की योजना बनाई। मुरोंग बहनों के साथ होने के कारण तांग जैन को चीज़ों पर अधिक सावधानी से विचार करना पड़ा। तांग जैन इस पहलू से बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन स्थानीय अत्याचारी कियान लोंग के नेतृत्व में उन्होंने जल्दी ही घुमंतू कस्बे में मकान किराए पर देने वाले प्रबंधक को ढूंढ लिया। इस मैनेजर ने थोड़ा क्षतिग्रस्त चमड़े का कवच पहन रखा था और कमर पर एक छोटी सी चाकू और तंबाकू की थैली बांध रखी थी। वह बहुत ही घमंडी लग रहा था। मैनेजर की मूंछें थीं और उसकी निगाहें हमेशा पैनी रहती थीं। जब उसे पता चला कि तांग जैन और बाकी लोग यहाँ घर किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं, तो उसने उन पांचों को एक एक करके ध्यान से देखा। उसकी निगाहें सबसे देर तक बिग बेयर पर टिकी रहीं। उन सबको गौर से देखने के बाद उस आदमी ने धीरे से कहा, अगर आप 5 लोग एक साथ रहना चाहते हैं और एक शांत जगह चाहते हैं, तो आप शहर के पश्चिम में स्थित गुफा में ही रह सकते हैं। किराया सालाना 200 लेवल 1 ब्रेन बीड्स है। जब तांग जैन ने ये कीमत सुनी तो उसका दिल दुख से भर गया। कियान लोंग ने मुड़कर तांग जैन को सिर हिलाकर इशारा किया कि कीमत ठीक है। तांग जैन दर्द से कराहते हुए अपने थैले से मनके निकालकर उसे दे दिए। प्रबंधक ने मनके गिनने के बाद मेज से एक हड्डी का कार्ड उठाया और उसे फेंक दिया। ये किराए का प्रमाण था। कियान लोंग द्वारा घर का पता पूछे जाने के बाद सभी लोग तुरंत गंतव्य की ओर चल पड़े। घुमंतू बस्ती की घुमावदार गलियों में कुछ देर चलने के बाद सभी लोग एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। यही बस्ती का किनारा था। यहाँ विभिन्न आकारों की दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। अब इनमें से अधिकांश गुफाओं में घुमंतू लोग रहते थे। रास्ते में तांग जैन को कियान लोंग से पता चल गया था कि जो भी घुमक्कड़ कस्बे में लंबे समय तक रह सकता है, वह या तो बड़ी संख्या में बुद्धि के मोती प्राप्त करने की क्षमता रखने वाली टीम का सदस्य होता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली अकेला योद्धा। बेशक कुछ घुमक्कड़ इतने भाग्यशाली भी होते हैं कि वे धनवान बन जाते हैं। आम घुमक्कड़ों की बात करें तो उनके पास यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए पैसे नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने दिमाग के मोतियों का इस्तेमाल करके आने जाने के लिए जगह खरीदते ताकि वे अपना कारोबार कर सकें। गुफा के सामने तलाशी लेने के बाद कियान लोंग एक गुफा की ओर बढ़ा। ये पुष्टि करने के बाद कि यही वह जगह है जिसे उसने किराए पर लिया था, तांग जैन सबसे पहले अंदर चला गया। ये गुफा बेहद अंधेरी थी। कुछ देर बाद जब तांग जैन की आंखें अंधेरे में ढल गईं, तो उसे आसपास का वातावरण साफ दिखाई देने लगा। इस गुफा का कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग मीटर था। हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत खराब थी और धूल और कचरे के अलावा आसपास कुछ भी नहीं था। ठीक है, सब लोग सफाई शुरू कर दो, हम अगले कुछ समय तक यहीं रहेंगे। तांग जैन के हाथ हिलाकर चिल्लाने के बाद सभी ने अपना सामान नीचे रख दिया और गुफा की सफाई शुरू कर दी। गुफा के प्रवेश द्वार को कुछ देर तक घूरने के बाद तांग जैन को लगा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही साधारण है। पूरी गुफा को ही असुरक्षित कहा जा सकता है। कोई भी बेधड़क अंदर घुस सकता है। ये सोचकर कि अगर वह और कियान लोंग बाहर चले गए तो मुरोंग बहनों और बिग बियर को पीछे छोड़ना बहुत असुरक्षित होगा, तांग जैन ने गुफा को मजबूत करने के बारे में सोचा। उनकी इमारत के बनने से पहले संभवतः उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए सुरक्षा को गंभीरता से लेना आवश्यक था। ये सोचकर तांग जैन चैन से नहीं बैठ सका।
कियान लोंग और अन्य लोगों को प्रणाम करने के बाद वह गुफा से बाहर निकला और पास ही की एक निर्जन गुफा में चला गया। मानचित्र के माध्यम से यह पुष्टि करने के बाद कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तांग जेन ने टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही वह अपने घर लौट आया। तांग जेन थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। कपड़े बदलने के बाद वह खरीदारी करने के लिए बाहर भागा। वह सीधे कार से धातु निर्माण सामग्री बाजार गया और सबसे पहले सीमेंट और कुछ लाल ईंटें खरीदी। फिर उन्होंने मोटी स्टील की कई प्लेटें खरीदी और उन्हें आधा मीटर के चौकोर टुकड़ों में काट लिया। उन्होंने श्रमिकों को आवश्यकतानुसार उन्हें वेल्ड करने का काम सौंपा। इस तरह निर्माण के दौरान उन्हें दीवार में लगाया जा सकता था और वे सुरक्षा प्रदान करती थीं। साथ ही उन्होंने एक लोहे का दरवाजा भी बनाया जिसे अलग अलग हिस्सों में खोला और जोड़ा जा सकता था। इसे निर्माण के समय ही लगाया जा सकता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह अस्थायी आश्रय अधिकांश खतरों से निपट सके। तांग जेन ने गैस मास्क और अग्निशामक यंत्र जैसी चीजें भी खरीदी ताकि दुर्घटना होने पर यह स्थान पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे। इस दौरान तांग जेन ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं, डिब्बाबंद भोजन और आपातकालीन भोजन के रूप में संपीड़ित बिस्कुट खरीदे। सभी के लिए टिकाऊ और सादे कपड़े, जूते और टोपी खरीदने के बाद और यहां तक कि बिग बेयर के लिए उपकरणों का एक सेट खरीदने के बाद तांग जेन ने इन चीज़ों को घर ले जाने के लिए एक कार किराए पर ली। घर लौटने के बाद तांग जेन ने इन चीज़ों को अपने भंडारण स्थान में बैचों में रखा और फिर उन्हें गुफा में वापस रख दिया। गुफा में वापस आकर और कियान लोंग और अन्य लोगों को बुलाकर सभी लोग इन चीज़ों को वापस उस गुफा में ले गए जहां वे रात में रहते थे। हालांकि कियान लोंग और अन्य लोग इन संसाधनों के स्रोत के बारे में संदेह में थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही तांग जेन का अनुसरण करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके अलावा ये तथ्य कि तांग जेन बिना किसी को पता चले ये चीज़ें हासिल कर सकता था, ये साबित करता है कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। कुछ भी अजीब हो सकता था, लेकिन जब तक आप सबको भरपेट खाना खिलाने और राक्षसों से परेशान न होने की क्षमता रखते थे, तब तक हर कोई आपकी बात सुनेगा। तांग जेन भी चुपके से उन कुछ लोगों पर नजर रख रहा था। अब तक केवल वही लोग उसके रहस्य के बारे में जानते थे। अगर किसी के मन में कोई कुटिल विचार आया तो तांग जेन को कुछ कदम उठाने पड़ सकते थे, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि सभी का प्रदर्शन बुरा नहीं था। सभी सामान वापस लाने के बाद उन्होंने गुफा में कुछ मोमबत्तियां जलाईं और तांग जेन के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य शुरू किया। तांग जेन द्वारा लाई गई विभिन्न सामग्रियों और कम मेहनत के कारण ये काम भोर से पहले ही पूरा हो गया था। देखने में तो वह प्रबलित गड्ढा बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसमें स्टील की प्लेटें मिश्रित थीं। सतह पर असमान सीमेंट की एक परत चढ़ी हुई थी। मजबूत लोहे के दरवाजे पर गोंद लगाकर उसे कपड़ों के टुकड़ों से चिपकाया गया था, जिससे उसकी असली बनावट दिखना नामुमकिन हो गया था। जब उन्हें इसका इस्तेमाल करना होता तो वे दोनों तरफ के बोल्ट लगा सकते थे और अंदर घुसना उनके लिए आसान नहीं होता। इस तरह की सुरक्षा मिलने से तांग जेन की सुरक्षा की भावना में तुरंत बहुत वृद्धि हुई। शानदार खंडहर। ठीक है दोस्तों, चलो आराम करते हैं। तांग जेन ने आवाज लगाई और ढेर सारा खाना निकाला। सारा खाना खोलने के बाद उसने उसे गुफा में एक सपाट पत्थर पर रख दिया और उसे मेज की तरह इस्तेमाल किया। कपड़े की गुड़िया से खेल रही छोटी बच्ची ने पत्थर पर भुना हुआ चिकन, सॉसेज, डिब्बाबंद खाना, रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ देखे। उसकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह ध्यान से देखने लगी। तांग जेन को ये देखकर हंसी आ गई। उसने चिकन की एक चिकनी टांग तोड़कर बच्ची को दे दी। बच्ची ने उसे लेते ही झटपट खा लिया। कितना शानदार! कियान लोंग ने जीभ चटकाते हुए तांग जेन को अंगूठा दिखाया। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। आखिर आम लोगों को ये खाना नहीं मिल सकता। उसने तो इस तरह का खाना पहले कभी देखा भी नहीं था। बेसब्र और निडर बिग बेयर ने काफी देर पहले ही एक चिकन खाना शुरू कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे वह उसे जल्दी जल्दी खा रहा था, उसकी नज़र बार बार उस स्वादिष्ट भोजन पर टिक रही थी। उनमें से कुछ लोग चट्टान के चारों ओर बैठ गए और साथ मिलकर खाना खाने लगे। हालांकि वे पूरी रात व्यस्त रहे थे, लेकिन लजीज खाने ने उनकी भूख और बढ़ा दी। अंत में सारा खाना खत्म हो गया, यहाँ तक कि बची हुई चिकन की हड्डियां भी बिग बेयर ने उठा लीं और चबाने लगा। उसने उन्हें मदहोश चेहरे से खाया। तांग जेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने भूख मिटाने वाले कुछ बिस्कुट निकाले और बिग बेयर को दे दिए। भरपेट खाने पीने के बाद रात भर व्यस्त रहे सभी लोगों ने कंबल बिछाया और गुफा के किसी कोने में आराम करने के लिए बैठ गए। तांग जेन को भी थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। लेटते ही वह जल्दी से सो गया। जब वह दोबारा जागा तब तक दोपहर हो चुकी थी। मुरोंग जियान भी जाग चुकी थी और गुफा की साज सज्जा कर रही थी। साथ ही वह तांग जेन द्वारा लाए गए दैनिक उपयोग के सामान को व्यवस्थित कर रही थी। नींद की कमी न होने के कारण छोटी बच्ची भी जाग गई और अपनी बहन के साथ व्यस्त हो गई। कियान लोंग गुफा के प्रवेश द्वार पर हथियार लिए बैठा था। वह समय समय पर वहां से गुजरने वाले यात्रियों को देखता रहता था।
इस दौरान कभी कभार घुमंतु दल गुफा क्षेत्र में आते जाते रहते थे। उन्होंने ये भी पता लगाया कि जिस गुफा में तांग जेन रहते थे वह आबाद थी और समय समय पर उसकी निगरानी की जाती थी। तांग जेन कियानलोंग के आगे चलकर बैठ गया और कुछ देर बाहर का नज़ारा देखता रहा। फिर उसने कियानलोंग से पूछा, मैं पास वाली इमारत में जाकर देखना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? कियानलोंग ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। फिर उसने तांग जेन से कहा, तुम इमारत की खोज टीम और कारवां में शामिल होने के लिए पंजीकरण करा सकते हो। जब तुम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें इमारत में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तांग जेन ने भौहें चढ़ाईं। ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। कियानलोंग ने कहा, नहीं, ये बहुत लंबा है। क्या कोई और तरीका है? तांग जेन ने अपना सिर हिलाया। या तो आपको भवन से निमंत्रण प्राप्त होना चाहिए या निवासी बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी, अन्यथा प्रवेश करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। कियानलोंग ने कंधे उचकाए, जिससे ये संकेत मिला कि वह बस इतना ही सोच सकता था। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? तांग जेन अचंभित रह गया और उसने पूछा, इस इमारत में हर साल नीलामी होती है। उस समय वे आसपास के धनी और शक्तिशाली घुमंतु लोगों को निमंत्रण भेजते हैं ताकि उन्हें नीलामी में भाग लेने के लिए इमारत में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इस पर कियानलोंग ने अचानक तांग जेन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम इमारत बनाना नहीं चाहते थे? जहां तक मुझे पता है, इमारतों की नीलामी में कभी कभी छठे स्तर से ऊपर के आधारशिला पत्थर और दिमाग के मोती भी मिलते हैं। ये सुनकर तांग जेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत पूछा, वहां वास्तव में क्या होता है? मुझे विस्तार से बताओ। कियानलोंग ने आह भरी और असहाय स्वर में कहा, आप ये भी जानते हैं कि मैं तो बस एक साधारण घुमक्कड़ हूँ। मुझे नीलामी की बारीकियों के बारे में कैसे पता चल सकता है? ये सुनकर तांग जेन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन चूंकि वह पहले से ही जानता था कि इमारत में होने वाली नीलामी में उसकी मनपसंद कोई चीज़ है, इसलिए उसे निमंत्रण प्राप्त करने और पर्याप्त मोती जुटाने का अवसर ढूंढना ही था। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात राक्षसों को मारना और जल्द से जल्द अपना स्तर बढ़ाना था। वह ये देखने के लिए बेताब था कि स्तर बढ़ने के बाद उसकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। तांग जेन ने मन बना लिया, आज वह कियानलोंग और बिग बियर के साथ जंगल में राक्षसों को मारकर अपना स्तर बढ़ाएगा। बिग बेयर को एक तरफ मूर्खतापूर्ण ढंग से बैठे देखकर तांग जेन को अचानक उसके लिए तैयार किए गए उपकरण याद आ गए। वह गुफा के कोने में गया और स्टील की प्लेट से बनी एक ढाल और एक बड़ा स्टील का गदा बाहर ले आया। इस गदा का मुख्य भाग लगभग 1.7 मीटर लंबा स्टील का पाइप था। ये नुकीले तीनधारी स्टील के कांटों से ढका हुआ था और इसकी मारक क्षमता काफी चौंकाने वाली थी। तांग जेन ने पहले भी इसे आजमाया था। उसे इसे दोनों हाथों से उठाना पड़ा था। केवल बिग बियर जैसे दानव ही इतने भारी गदा का इस्तेमाल कर सकते थे। बिग बेयर ने अपने बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में गदा पकड़ रखी थी। उसके शरीर पर कुछ मोटी काली लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं। बिग बेयर का वर्तमान रूप बहुत शक्तिशाली था। जब तक वह बोलता नहीं तब तक वह निश्चित रूप से अधिकांश घुमंतु लोगों को डरा सकता था। जब कियानलोंग और बाकी लोगों ने हथियारों से लैस उस विशाल भालू को देखा तो वे भी बार बार आहें भरने लगे। उन्होंने सोचा कि यह आदमी इन हथियारों का इस्तेमाल राक्षसों को मारने के लिए करेगा। वह दृश्य निश्चित रूप से बहुत खूनी होगा। जब तीनों तैयार हो गए तो तांग जेन ने मुरोंगजियान को घर पर ही रहने का निर्देश दिया। तीनों गुफा से निकलकर जंगल में प्रवेश कर गए। शुरुआत में जब भी तांग जेन जंगल से गुजरा था वह हमेशा सावधान रहता था, उसे राक्षसों से सामना होने का डर रहता था। लेकिन इस बार उसे उम्मीद थी कि राक्षस जल्दी प्रकट होंगे ताकि वह जल्दी ही अपना कौशल बढ़ा सके। हालांकि दिन के समय घुमंतु बाजार के आसपास बहुत कम राक्षस दिखाई देते थे। यदि कभी कभार कोई छोटे मोटे राक्षस दिख भी जाते तो उन्हें यहाँ आने जाने वाले पहरेदारों और घुमंतु दल द्वारा उनके दिमाग निकाले जाने से पहले ही मार दिया जाता था। लगभग 1 घंटे की खोज के बाद उन तीनों का अंततः 2 निम्न स्तर के राक्षसों से सामना हुआ, जिन्हें तांग जेन ने आसानी से मार डाला। ये ठीक नहीं है। क्या हम ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां और भी राक्षस हों? तांग जेन ने अपने बगल में बैठे थोड़े उबे हुए कियानलोंग से पूछा। जंगली इमारत के पास कई राक्षस हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर निम्न स्तर के राक्षस हैं। फिर राक्षसों के जमावड़े का स्थान है। आमतौर पर यह उच्च स्तर के राक्षसों द्वारा नियंत्रित होता है जो एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इसके अंदर प्रचुर संसाधन हैं, लेकिन वहां हजारों राक्षस मौजूद हैं। कियानलोंग ने तांग जेन द्वारा दी गई सैन्य बोतल निकाली और पानी का एक घूंट पिया। फिर उसने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने सुना है कि बहुत दूर कुछ राक्षस हैं जिन्होंने एक इमारत स्थापित की है और बड़ी संख्या में मनुष्यों को गुलाम बना रखा है। तांग जेन ने भी कियानलोंग की ओर इशारा करते हुए देखा और शांत स्वर में धीरे से कहा, अगर एक दिन मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं तुम्हें एक सेना दे सकूं और तुम्हें उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दूं, कैसा रहेगा?
कियान लॉन्ग कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, जब तक इसमें कोई लाभ शामिल न हो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आखिरकार जंगल में सबसे बेकार चीज़ तो भुमकड़ों की जान ही होती है। तांग जैन कियान लॉन्ग से बात करते हुए नक्शे पर हो रही हलचल पर ध्यान दे रही थी। तीनों पास ही स्थित एक प्राचीन इमारत के खंडहरों की ओर जा रहे थे। यह एक विशाल खंडहर था जो कई साल पहले अस्तित्व में आया था। कहा जाता है कि आसपास की कुछ इमारतों के निवासियों ने मिलकर एक खोज दल बनाया था और वहां से कई उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की थीं। अब ये वीरान इमारतें घुमंतू लोगों के लिए राक्षसों का शिकार करने का अड्डा बन गई थीं। समय समय पर घुमंतू लोग इन खंडहरों से इस्पात, धुआं और शराब जैसी कीमती चीजें खोद कर निकालते थे, इसलिए ये जगह भी घुमंतू लोगों के लिए अक्सर आने जाने का स्थान बन गई थी। जब वे जंगल के संकरे रास्ते पर चल रहे थे तो रास्ते में उन्हें कोई राक्षस परेशान नहीं कर रहा था। हालांकि चलना बहुत थका देने वाला और उबाऊ था और इसमें बहुत शारीरिक शक्ति खर्च हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद तांग जेन ने खुद से पूछा, दोस्त हमें कितनी देर चलना पड़ेगा? कियान लॉन्ग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। तांग जेन ने सिर हिलाया और सोचने लगा कि क्या उसे कार खरीद लेनी चाहिए। यात्रा के दौरान ये बहुत सुविधाजनक रहेगा। कुछ देर चलने के बाद कियान लॉन्ग ने अचानक कहा, हम यहाँ पहुँच गए हैं। तांग जेन ने दूरबीन निकालकर देखा तो उसे 1 किलोमीटर आगे ढह चुकी इमारतों का विशाल मलबा दिखाई दिया। बीच बीच में आकृतियां चमकती हुई दिखाई देती थीं। जब तांग जेन खंडहरों के सामने से गुजरा तो वह खंडहरों के विशाल आकार को देखकर स्तब्ध रह गया। ऊंची जगह से ऊपर देखने पर उसे कई किलोमीटर के दायरे में हर जगह टूटी फूटी और ढह चुकी इमारतें दिखाई दे रही थीं। हालांकि इसके बावजूद वह इमारत का किनारा नहीं देख पा रहा था क्योंकि आकाश और आसपास का वातावरण हल्की भूरी धुंध से ढका हुआ था, जिससे तांग जेन की दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी। अरे बाप रे, ये खंडहर कितना बड़ा है! तांग जेन ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर सिर झुकाकर कियान लॉन्ग से पूछा, मुझे नहीं पता, कोई भी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने सुना है कि किसी ने एक बार इन खंडहरों को पार करने में 1 महीना लगाया था और उसे बहुत सी अच्छी चीजें भी प्राप्त हुई थीं। कियान लॉन्ग ने शांत भाव से कहा और अपना सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़ रखा था और साथ ही 3 नुकीले तीर भी पकड़े हुए थे। धनुष की डोरी पर भी एक तीर था। तांग जेन ने चुपचाप सिर हिलाया और ऊंची जगह से नीचे कूद गया। अपना हथियार निकालकर वे तीनों खंडहरों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसने आसपास की हलचलों को ध्यान से सुना और अपने सामने मौजूद मानचित्र का अवलोकन किया। 100 मीटर से भी कम चलने के बाद तांग जेन को अचानक एहसास हुआ कि नक्शे पर एक सक्रिय लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वह उनके ठीक सामने कुछ मीटर की दूरी पर था। ध्यान से देखने पर वह आश्चर्यजनक रूप से मिट्टी के पीले रंग का एक राक्षस था। ये देखकर तांग जेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। बगल में खड़ा कियान लॉन्ग ये देखकर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसने बिग बेयर को भी अपने पीछे आने का आदेश दिया। अंत में जैसे ही वह अपने सामने खंडहरों के चारों ओर घूमा उसने देखा कि तांग जेन ने पहले से ही बुरी तरह घायल एक राक्षस पर वार कर दिया। बॉस, आपको यहाँ इस राक्षस का पता कैसे चला? कियान लॉन्ग ने हैरानी से पूछा। कियान लॉन्ग के अनुसार तांग जेन के जीवन और जंगल में युद्ध का अनुभव बहुत कम था। अगर उसने अपने सामने छिपे इस राक्षस को नहीं खोजा तो तांग जेन को भी इसे नहीं खोज पाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में तांग जेन ने उससे पहले ही उस राक्षस को खोज निकाला था और उसे साफ सुथरे तरीके से मार डाला था। कियान लॉन्ग को तांग जेन के बारे में कई शंकाएं थीं, लेकिन वह इतना समझदार था कि उसने सवाल नहीं पूछे। युद्ध कौशल के मामले में भी उसने तांग जेन के प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार देखा। यह एक बहुत अच्छा संकेत था। इस दुनिया में जहां बलवान कमजोरों का शोषण करते थे वहां केवल बलवान बनकर ही कोई जीवित रह सकता था। वह जिस स्वामी का अनुसरण करता था वह जितना बलवान होता था उसे उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होते थे। मन का मिलने के बाद वे तीनों आगे बढ़ गए। तांग जेन सबसे पहले राक्षस के निशान खोजेगा और उसे तुरंत मार डालेगा। लगभग 1 किलोमीटर तक खंडहरों में प्रवेश करने के बाद एक राक्षस को मारने वाले तांग जेन ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक अकड़ गया है। फिर उसके पूरे शरीर में एक सुन्न कर देने वाली गर्मी फैल गई। इस क्षण उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह चाहे कुछ भी करे वह अपने शरीर की सारी शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह एक प्रथम स्तर के व्यक्ति की ताकत थी। वह एक वयस्क की पूरी ताकत के साथ विस्फोट कर सकता था। तांग जेन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। उसने उत्साह से अपनी तलवार लहराई। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने के आनंद में उसे थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। हालांकि 10 से अधिक बार तलवार लहराने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी। जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह रुका तो उसका शरीर इतना दुख रहा था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? तांग जेन जमीन पर बैठ गई और बगल में हंस रहे कियान लॉन्ग से उदास चेहरे से पूछा।
पहले स्तर पर पहुंचने के बाद हर किसी को ऐसा महसूस होगा कि वे एक मुक्के से स्टील को भी चकनाचूर कर सकते हैं। फिर वे अपनी भड़ास निकालने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। नतीजा ये होगा कि उनकी शारीरिक शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपकी हो रही है। तांग जेन ने आंखें घुमाईं और मजाक में डांटते हुए कहा, धिक्कार है, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे मूर्ख बनते देखना चाहते थे, है ना? उस समय मैं तुमसे भी बदतर था क्योंकि मैंने युद्ध में जीत हासिल की थी। अंत में डाकुओं के उस समूह को मारने के बाद मैं इतना थक गया था कि मैं लाश पर कुछ घंटों तक लेटा रहा, फिर मुश्किल से खड़ा हो पाया। कियान लोंग ने शांत स्वर में धीरे से कहा, लेकिन उनके स्वर में एक सूक्ष्म उदासी का भाव था। एक्सप्लोरेशन टीम और गोल। यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय में अपनी सारी शक्ति लगा दे तो इसका परिणाम ये होगा कि उसका पूरा शरीर थक जाएगा। गंभीर मामलों में उसके पास अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं बचेगी। चूंकि तांग जेन अब चलने फिरने में असमर्थ था, इसलिए उन तीनों ने बैठने और आराम करने के लिए एक साफ सुथरी और छिपी हुई जगह ढूंढी। साथ ही उन्होंने पेट भरने के लिए खाना और पानी निकाला। सामान ले जाने में आसानी के लिए तांग जेन इस बार केवल कंप्रेस्ड बिस्कुट, मिनरल वाटर और अन्य पोर्टेबल खाद्य पदार्थ ही लाया था। अपने कमजोर शरीर के कारण तांग जेन का खाने का बिल्कुल मन नहीं था। इसके विपरीत कियान लोंग और बिग बेयर ने बड़े चाव से खाना खाया। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद तांग जेन को दुश्मन का सामना करते समय कियान लोंग की चालें याद आईं और उसके मन में कुछ समझ पैदा हुई। कियान लोंग की चालें शक्ति पर सटीक नियंत्रण थीं। उन्होंने अपनी शक्ति का पूर्णतया उपयोग किया था और निश्चित रूप से एक भी अंश व्यर्थ नहीं जाने दिया था। इस स्तर की शक्ति पर नियंत्रण पाना निश्चित रूप से 1-2 दिन में संभव नहीं था। इसलिए तांग जेन ने अनुमान लगाया कि कियान लोंग की शक्ति संभवतः स्तर 2 के करीब या उससे भी अधिक थी। बेशक अगर कियान लोंग कुछ नहीं कहती तो वह पूछता भी नहीं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी देखने के बाद तांग जेन ने पुष्टि की कि वह पहले ही प्रथम स्तर पर पहुंच चुका है। यदि उसे द्वितीय स्तर की युद्ध शक्ति प्राप्त करनी है तो उसे स्वयं 10 द्वितीय स्तर के राक्षसों को मारना होगा। यह अनुरोध देखने में तो सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें एक बारीक रेखा खींचना काफी मुश्किल था। दूसरे स्तर के राक्षस की युद्ध शक्ति पहले स्तर के राक्षस की तुलना में कहीं अधिक थी। दूसरा स्तर का राक्षस बिना किसी नुकसान के 3 पहले स्तर के राक्षसों का सामना कर सकता था। जब वह विस्फोट करता था तो वह 3 पहले स्तर के राक्षसों को पल भर में मार भी सकता था। अगर अभी तक उन्नत न हुए तांग जेन का सामना दूसरे स्तर के राक्षस से होता तो उपयुक्त हथियार न होने पर उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। यही स्तर का अंतर था। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। लगभग 1 घंटे आराम करने के बाद तांग जेन ने आखिरकार अपनी अधिकांश शारीरिक शक्ति वापस पा ली। तीनों ने आगे की खोज जारी रखने की तैयारी की। जैसे ही तांग जेन अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, अचानक उसे नक्शे पर कुछ लोग दिखाई दिए, जिससे वह सतर्क हो गया। कियान लोंग और बिग बियर को धीरे से सावधान रहने का इशारा करने के बाद उसने एक खंडहर के पीछे से एक खोजी दल को निकलते देखा। इस घुमंतु खोज दल में कुल 10 सदस्य थे। सभी ने साधारण कवच पहन रखा था और उनके पास तलवारें, भाले और अन्य हथियार थे। आम दुबले पतले घुमंतु लोगों के विपरीत इस खोज दल के सदस्यों को भोजन की कोई कमी नहीं थी। सभी बहुत स्वस्थ दिख रहे थे। इस खोज दल द्वारा तांग जेन और अन्य 2 लोगों को ढूंढने के बाद उनके चेहरे पर भी सतर्कता के भाव दिखाई दिए। उन्होंने तांग जेन और अन्य 2 लोगों को ध्यान से देखा और काफी देर तक बिग बेयर को घूरते रहे। स्पष्टतः बिग बेयर के विशाल आकार और भयंकर हथियारों एवं साजो सामान ने विरोधी पक्ष को साफ बता दिया था कि इसे खिलवाड़ करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कियान लोंग और तांग जेन का रूप बिग बेयर जितना चौंकाने वाला नहीं था, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। इस खोज दल का नेता घनी दाढ़ी वाला एक बलवान व्यक्ति था। उसकी लंबाई लगभग 1.9 मीटर थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने जंजीरों से बना कवच पहन रखा था और उसकी पीठ पर चमड़े की नली में 6 नुकीले छोटे भाले लगे हुए थे। जब वह बलवान व्यक्ति चुपचाप एक ही स्थान पर खड़ा रहा तो उससे भेड़िए या बाघ जैसी आभा निकल रही थी और उसके शरीर से एक हल्की सी खूंखार आभा निकल रही थी। तांग जेन ने इस बलवान व्यक्ति की आभा को देखा और अनुमान लगाया कि उसकी युद्ध शक्ति कम से कम दूसरे स्तर की थी और वह एक ऐसा चरित्र था जो बिना पलक झपकाए मार डालता था। ये सोचकर तांग जेन और भी ज्यादा घबरा गया। उसने अनजाने में पिस्तौल के गुप्त स्थान की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों टीमों के सदस्य चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े थे। किसी ने भी अनावश्यक हरकत नहीं की और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। कुछ देर बाद दाढ़ी वाला आदमी मुड़ा और खंडहरों की ओर चल पड़ा। मुड़ने से पहले उसने तांग जेन और बाकी दोनों को देखा और सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। तांग जेन को लगा कि इस व्यक्ति की निगाहें भेड़िए जैसी हैं। एक बार जब यह व्यक्ति किसी आकर्षक शिकार को देख लेता है तो वह बिना किसी झिझक के उसे निगल जाता है। जंगल में अक्सर टीमों के बीच बेरहमी से लूटपाट होती रहती थी। कमजोरों को हमेशा सताया जाता था। ऐसे में जीवित रह पाना ही अपने आप